सो हेलो हेलो, आपका स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 6 बैंकिंग। तो देखो, हमने क्या देखा था, इससे पहले चैप्टर में हमने मनी के बारे में कई सारी बातें पढ़ी थी। इस बार हमें क्या पढ़ना है, बैंकिंग के बारे में पढ़ना है। देखो, किसी भी इंसान के पास बहुत सारी मनी हो सकती है, लेकिन उसकी एक्चुअल में वो मनी होती कहाँ पे है, बैंक्स के अंदर होती है। तो बैंकिंग के अंदर मनी लोग कैसे डिपॉजिट करते हैं, क्यों डिपॉजिट करते हैं, बैंक को क्या फायदा होता है, अगर बैंकों के पास मनी आती है तो बैंक उससे और ज्यादा पैसे कैसे बनाता है, बैंक को जो इंटरेस्ट देना होता है पब्लिक को, वो इंटरेस्ट कैसे देता है। तो वो सारी चीजें हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने चैप्टर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक बातें, कैसे आप इस वीडियो को देखकर मिनिमम इनपुट देकर मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकते हो। ये बातें मैं हर वीडियो के स्टार्टिंग में बोलता हूं। अगर आपको ये बातें पहले से पता है तो आप डायरेक्टली टॉपिक 1 के ऊपर जंप कर सकते हो। सबसे पहली बात, कभी कभी चैप्टर इतना बड़ा होता है कि बच्चे को पता नहीं चल पाता कि सबसे पहले उसको ये पढ़ना है, उसके बाद उसको ये पढ़ना है, उसके बाद उसको ये पढ़ना है, और इस तरीके से उसको चैप्टर फिनिश करना है। तो मैंने क्या किया है ना, मैंने हर चैप्टर को छोटे छोटे टॉपिक्स में डिवाइड किया है। अभी आपको पता होगा कि सबसे पहले आपको टॉपिक 1 पढ़ना है, उसके बाद टॉपिक 2 पढ़ना है, उसके बाद टॉपिक 3 पढ़ना है, और इस तरीके से आपको अपने चैप्टर को फिनिश करना है। सेम इसी तरीके से मैंने यूट्यूब वीडियो के अंदर भी चैप्टर बना दिया है, जिससे कि आप डायरेक्टली किसी भी टॉपिक के ऊपर जंप कर सकते हो। दूसरी बात, अभी आपको किसी भी चैप्टर को पढ़ने के लिए वीडियो का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने पूरा का पूरा चैप्टर सिर्फ और सिर्फ एक वीडियो में कवर किया है। तीसरी बात, इस वीडियो के अंदर जो भी आप पढ़ोगे उसके नोट्स बनाने की जरूरत आपको नहीं है। वो सारे के सारे नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। फोर्थ थिंग, अगर आप कोई सा भी चैप्टर हमारे नोट्स में से पढ़ते हो और आप कोई सा भी कॉन्सेप्ट करते हुए, कोई सा भी क्वेश्चन करते हुए कहीं पे अटक जाते हो, तो उस कॉन्सेप्ट के और उस क्वेश्चन के राइट हैंड साइड में आपको एक क्लिक हियर नाम का आइकन दिखेगा। अगर आप उस पर क्लिक करते हो तो आप उस यूट्यूब की वीडियो के उस पार्ट में पहुंच जाओगे जहाँ पे मैंने वो वाला कॉन्सेप्ट या फिर वो वाला क्वेश्चन पढ़ाया होगा। तो आप डायरेक्टली वहां से अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। और लास्ट चीज, बच्चे मुझसे कई बार पूछते हैं कि अगर वो इस वीडियो के सारे कॉन्सेप्ट, सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं तो उसके अलावा भी और कुछ करने की उनको जरूरत पड़ेगी। तो अगर आप इस वीडियो के सारे कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन सही से कर लेते हो तो आपको कुछ और करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एग्जाम के अंदर 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स ला सकते हो। अब शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। तो टॉपिक 1 इस चैप्टर का हमारे पास आता है, मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक, यानी कि कमर्शियल बैंक मनी को कैसे क्रिएट करते हैं। तो देखो, सबसे पहली चीज जो हमारे पास आती है ना, वो है CRR या फिर LRR। अब ये CRR और LRR क्या होते हैं? CRR और LRR की फुल फॉर्म होती है कैश रिजर्व रेशो, और LRR की होती है लिक्विडिटी रिजर्व रेशो। दोनों का मतलब सेम होता है। मतलब क्या होता है इनका, देखो कभी कभी क्या होता है ना, जो ये कमर्शियल बैंक है ये पब्लिक से क्या लेता है, डिपॉजिट्स लेता है। पब्लिक यानी कि अपना पैसा कहाँ जमा करती है, कमर्शियल बैंक्स में जमा करती है। ओके, अभी ये जो डिपॉजिट्स होते हैं ना, ये कितने होते हैं, 100%। सपोज ये डिपॉजिट है, तो आरबीआई क्या बोलता है ना, आरबीआई बोलता है भाई तुम जो भी डिपॉजिट लोगे ना पब्लिक्स में से, वो ना थोड़ा सा डिपॉजिट हमारे पास तुमको रखना पड़ेगा। यानी कि तुम जो भी डिपॉजिट ले रहे हो पब्लिक में से, उसका 10%, सपोज 5% हो सकता है, 15 हो सकता है, 20% हो सकता है। ये रेशो कौन डिसाइड करता है, ये रेशो डिसाइड करता है, ये परसेंटेज डिसाइड करता है आरबीआई खुद डिसाइड करता है। आरबीआई बोलता है कमर्शियल बैंक से जितना भी तुम डिपॉजिट लेने वाले हो ना पब्लिक से, या फिर ले रही हो पब्लिक से, उसमें से 10%, 5%, यानी कि एक छोटा सा अमाउंट हमारे पास तुमको रखना पड़ेगा। आरबीआई ऐसा क्यों बोलता है? अगर मान लो कमर्शियल बैंक कल को फ्रॉड करके भग जाए, या फिर अगर फॉरेन बैंक होगा तो बंद हो जाए, बैंक करप्ट हो जाए, तो आरबीआई के पास थोड़ा सा तो फंड रहेगा ना पब्लिक को वापस करने के लिए। तो सिक्योरिटी के लिए क्या करता है आरबीआई, थोड़ा सा क्या डिपॉजिट जो कमर्शियल बैंक पब्लिक से लेता है वो अपने पास रख लेता है। ठीक है, तो अब इस डिपॉजिट को हम क्या बोलते हैं, इस डिपॉजिट को हम बोलते हैं CRR या फिर LRR। CRR या फिर LRR हम इस डिपॉजिट को बोलते हैं। CRR और LRR की फुल फॉर्म क्या होती है? CRR की फुल फॉर्म होती है कैश रिजर्व रेशो, और LRR की होती है लिक्विडिटी रिजर्व रेशो। ठीक है, अभी देखते हैं कि जो हमारे कमर्शियल बैंक्स होते हैं वो पैसे कैसे बनाते हैं। सपोज यहाँ पे ना डिपॉजिट्स हैं, यहाँ पे CRR है जो कि हमारा 10%। अगर मैं CRR की जगह LRR लिखता तो भी हमारी सेम बात होती। ठीक है, यहाँ पे है लोन। अभी ये चीज़ क्या है, सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं इनिशियल डिपॉजिट।
अभी ये इनिशियल डिपॉजिट्स का मतलब क्या है, यानी कि जो पब्लिक ने स्टार्टिंग में डिपॉजिट किया होगा बैंक के अंदर, यानी कि सपोज पब्लिक ने 1000 रुपीज़ डिपॉजिट किए हैं कमर्शियल बैंक के अंदर, ठीक है। इसके बाद इसमें से 10% किसके पास रखना होगा उसे, आरबीआई के पास, तो 100 रुपये वो किसके पास रख देगा, आरबीआई के पास। बाकी बचे हुए का वो क्या दे सकता है, लोन दे सकता है, यानी कि 900 रुपीज़ का वो लोन दे सकता है, ठीक है। अभी मेरे को ये बताओ, सपोज बैंक ने एक बंदे को 900 रुपीज़ का लोन दिया या फिर कितने भी रुपए का लोन दिया, तो वो जो बंदा होता है वो क्या सारे के सारे पैसे कैश में निकाल लेता है, नहीं निकालता। वो क्या करता है, वो अपने अकाउंट के अंदर जमा कर देता है, वो क्या करता है अपने अकाउंट के अंदर जमा कर देता है। तो मेरे को एक बात बताओ, सपोज ये बैंक है, इस बैंक ने इस बंदे को लोन दिया, क्या दिया, लोन दिया, ठीक है, कुछ रुपए दिए यानी कि लोन के फॉर्म में। अब ये जो बंदा है ये क्या कर रहा है, ये बंदे ने इस पैसे को अपने बैंक के अंदर डाल दिया, जिसके अंदर भी उसका अकाउंट होगा उस बैंक के अंदर डाल दिया। लेकिन ये दोनों बैंक होंगे कौन से, ये वाले दोनों बैंक होंगे हमारे कमर्शियल बैंक्स। ये कौन से होंगे, हमारे कमर्शियल बैंक्स होंगे। तो एक बार बताओ, अगर हम सारे कमर्शियल बैंक्स की बात कर रहे हैं, यानी कि सारे कमर्शियल बैंक कैसे पैसे जनरेट करते हैं, वही चीज़ तो हम देख रहे हैं। तो अगर हम सारे कमर्शियल बैंक्स की बात कर रहे हैं तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर एक कमर्शियल बैंक किसी बंदे को पैसा देगा तो दूसरे कमर्शियल बैंक के पास वो पैसा इनडायरेक्टली आ जाएगा। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये जो 900 रुपीज़ का यहाँ पे लोन दिया गया है किसी भी इंसान को, ये 900 रुपीज़ क्या हो जाएंगे, वापस से डिपॉजिट की फॉर्म में किसी कमर्शियल बैंक्स के पास आ जाएंगे। तो इस तरीके से क्या चलता है, राउंड्स में काम चलता है। अगर हम इसको बोले ये है राउंड, इस तरीके से क्या चलता है, राउंड्स में पैसे की अदला बदली चलती है। अब 900 रुपीज़ दोबारा से कमर्शियल बैंक के पास आ गए, जिसमें से 90 रुपये ये किसको दे देगा, आरबीआई को दे देगा, 810 रुपये ये फिर से लोन दे देगा। अब ये जो 810 रुपये ये क्या हो जाएंगे, फिर से बैंक के पास आ जाएंगे। ये 810 रुपये फिर से बैंक के पास आ गए, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, राउंड 2, ठीक है। इसके बाद अगर 810 रुपये दोबारा से बैंक के पास आ गए तो क्या हो जाएगा, 81 रुपीज़ ये आरबीआई को दे देगा और 729 रुपीज़ का फिर से लोन दे देगा। 729 रुपीज़ फिर से कमर्शियल बैंक के पास आ जाएंगे और इस तरीके से ये क्या है, ये वाली जो साइकिल है हमारी ये चलती चली जाएगी। तो इस तरीके से क्या होता है, ये जो कमर्शियल बैंक होते हैं ना, कमर्शियल बैंक के पास अगर आप स्टार्टिंग में देखोगे तो कितना पैसा आया, केवल और केवल 1000 रुपये आया है। लेकिन इसने लोन कितना दे दिया, 900 रुपये लोन दे दिया, फिर 810 दे दिया, फिर 729 दे दिया, अभी भी ये देता जा रहा है। तो लेकिन लोन कितना दे रहा है, 1000 रुपये आए हैं। अगर आप सोचो केवल 1000 रुपये में से 100 इधर रख के 900 रुपये ये लोन दे सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, एक बार 900 दे दिया, फिर 810 दे दिया, फिर 729 दे दिया। इस तरीके से कमर्शियल बैंक थोड़े से पैसे से बहुत ज़्यादा लोन दे सकता है, ठीक है। अब ये जो साइकिल है ये कब जाके रुकेगी, मतलब कि किस लिमिट तक, एक लिमिट तो होगी ना जब तक कमर्शियल बैंक लोन दे सकता है, तो वो क्या लिमिट होने वाली है जिससे कमर्शियल बैंक उस लिमिट पे जाके रुक जाएगा। तो देखो तो देखो यहाँ पे जो हमने यहाँ पे देखा कि ये जो कमर्शियल बैंक है ये क्या कर रहा है, इसने 1000 रुपये में से 100 रुपये किसको दे दिए, आरबीआई को दे दिए। उस 1000 रुपये में से 90 रुपये किसको दे दिए, आरबीआई को दे दिए। उसके बाद 81 रुपीज़ किसको दे दिए, दोबारा से आरबीआई को दे दिए। उसके बाद थोड़े से पैसे दिए होंगे, उसके बाद थोड़े से पैसे दिए होंगे। तो ये जो थोड़े 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 पैसे आरबीआई को देता जा रहा है, ये कब तक दे सकता है, कोई भी कमर्शियल बैंक आरबीआई को पैसे कब तक दे सकता है, जब तक उसके ये 1000 रुपये के डिपॉजिट खत्म नहीं हो जाते। जब ये 1000 रुपये के डिपॉजिट उसके खत्म हो जाएंगे ना, जब ये साइकिल क्या है, रुक जाएगी। क्यों रुक जाएगी, क्योंकि उसने सारे के सारे पैसे अगर आरबीआई को दे दिए तो उसके पास क्या बचा लोन देने के लिए, कुछ भी नहीं बचा। तो ये साइकिल रुक जाएगी। तो ये साइकिल कब रुकेगी, जब ये जो कमर्शियल बैंक है इसने जितने पैसे यहाँ उसने कि 100 रुपये आरबीआई को दिए, 90 रुपये आरबीआई को दिए, 81 रुपीज़ आरबीआई को दिए, थोड़े से पैसे यहाँ पे दिए, थोड़े से पैसे यहाँ पे दिए, जब तक ये खत्म नहीं होता जब तक ये आरबीआई को पैसे देता जा रहा है। कब तक देगा, जब तक ये 1000 रुपये नहीं दे सकता, यानी कि पूरे के पूरे 1000 रुपये नहीं दे देता आरबीआई को। तो ये 1000 रुपये कब देगा, ये 1000 रुपये जब देगा जब इन सब का टोटल 1000 रुपये आ जाएगा। अगर इन सब का टोटल हमारा कितना आ जाता है, 1000 आ जाता है, यानी कि इसने क्या कर दिया, इसने 100 रुपये 1000 में से आरबीआई को दे दिए, 90 फिर से आरबीआई को दे दिए, 81 आरबीआई को दे दिए, थोड़े यहाँ दे दिए, थोड़े यहाँ दे दिए, यानी कि 1000 के 1000 रुपये इसने किस में दे दिए, आरबीआई को दे दिए। अब इसके पास लोन देने के लिए कुछ पैसा बचा, कुछ भी पैसा नहीं बचा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये साइकिल खत्म हो जाएगी। तो अगर हमारे जो CRR है या फिर LRR है, वो पैसा जो कि डिपॉजिट में से कमर्शियल बैंक को किसके पास रखना पड़ेगा, थोड़ा सा पैसा आरबीआई के पास रखना पड़ेगा। अगर उसका टोटल कितना आ जाता है, जितना हमारा इनिशियल डिपॉजिट था, इस केस में अगर इन सब का टोटल 1000 आ जाता है तो ये साइकिल क्या है, ये साइकिल रुक जाएगी। तो ये था लॉजिक बिहाइंड कि ये साइकिल कब रुकेगी, ठीक है। अभी हमारे पास एक फॉर्मूला आता है, फॉर्मूला हमारे पास क्या आता है, मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/CRR। अभी देखो मनी मल्टीप्लायर का सबसे पहले मतलब क्या होता है। मनी मल्टीप्लायर का मतलब होता है अगर मेरे
इनिशियल डिपॉजिट कुछ था रुपए में, तो वो कितने एक्स हो जाएगा, यानी कि कितने गुना हो जाएगा। जैसे अगर मेरे 10 रुपए थे, ठीक है, इनिशियल डिपॉजिट, अब मैं कह रहा हूँ 10 रुपए तुम्हारे 10 गुना हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, 10 से 10 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। अगर यहाँ पे मेरे 100 रुपए थे, मैं कह रहा हूँ तुम्हारे 100 रुपए 5 गुना हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 5 गुना हो जाएंगे, तो 5 से मल्टीप्लाई। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि कितने गुना तुम्हारे पैसे हो जाएंगे। ठीक है, कितने गुना तुम्हारे पैसे हो जाएंगे, वो हम क्या बोलते हैं, मनी मल्टीप्लायर को बोलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/CRR। अगर हम इसके अंदर अपने फॉर्मूले को पुट करें, 1/CRR, यहाँ पे कितना था, CRR था 10%। तो यहाँ से हम देखते हैं कि 10% अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं तो हम क्या करेंगे, 1/10, 100 शो कर देंगे परसेंटेज हटाने के लिए, और यहाँ पे आ जाएगा 10। यानी कि हम क्या बोल सकते हैं कि तुम्हारे 10 टाइम्स पैसे हो जाएंगे। अगर तुम्हारा इनिशियल डिपॉजिट कितना था, अगर तुम्हारा इनिशियल डिपॉजिट 1000 था, तो तुम्हारे कितने हो जाएंगे, 10 गुना पैसे हो जाएंगे। 10 गुना पैसे हम कैसे निकालेंगे, मनी क्रिएशन, यानी कि कितने पैसे तुम्हारे बन जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे इनिशियल डिपॉजिट कितना था, मल्टीप्लाई हमारा मनी मल्टीप्लायर कितना था, यानी कि हमारा जो इनिशियल डिपॉजिट था वो कितना था, इनिशियल डिपॉजिट था 1000, तो हम यहाँ लिख देंगे 1000, और मनी मल्टीप्लायर कितना था, 10 टाइम्स, यानी कि मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, तो हमारे पैसे कितने बन जाएंगे, 10,000 रुपीज़ बन जाएंगे। अगर आपसे कोई पूछता है कि मनी मल्टीप्लायर क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे, मनी मल्टीप्लायर होता है यानी कि तुम्हारे पैसे कितने गुना होने वाले हैं, 10 टाइम्स तुम्हारे पैसे यहाँ पे होने वाले हैं। मनी क्रिएशन क्या होता है, यानी कि अगर तुमने इनिशियल डिपॉजिट इतना किया है तो कितने गुना होने के बाद वो कितना हो जाएगा, यानी कि अगर इनिशियल डिपॉजिट 1000 रुपये किया है तो 10 गुना होने के बाद वो 10,000 रुपये हो जाएगा। अभी जो मनी क्रिएशन है ये हमने निकाली क्यों है, मनी क्रिएशन हमने इसीलिए निकाली है जिससे कि हम ये वाले का टोटल कर सकें, यानी कि टोटल डिपॉजिट का टोटल कर सके। अगर बैंक के पास कितना है, 1000 रुपये है, बैंक इससे बना कितने दे रहा है, 10,000 बना दे रहा है, तो यहाँ पे इसका टोटल कितना आ जाएगा, यहाँ पे इसका टोटल आ जाएगा 10,000। तो इसका टोटल निकालना भी हमने सीख लिया। अगर आपसे कोई बोलता है टोटल डिपॉजिट बैंक के अंदर कितने हैं, तो आप क्या बोलोगे, 10,000 है, यानी कि 1000 रुपये यहाँ पे आए हैं, 900 रुपये यहाँ पे आए हैं, 810 यहाँ पे आए हैं, कुछ पैसे यहाँ आए होंगे, कुछ पैसे यहाँ आए होंगे। उस तरीके से बैंक का जो टोटल है, टोटल डिपॉजिट है, वो कितने हो गए होंगे, 10,000 हो गए होंगे। अभी अगर आपको ये चेक करना है कि ये वाली फिगर और ये वाली फिगर सही है, तो आप क्या करोगे, देखो 10,000 रुपये आपके पास थे, जिसमें से 10% आपको CRR लिखना था, यानी कि 1000 रुपये आपको CRR में लिखना था। उसके बाद आप लोन कितना दे सकते थे, बचे हुए 9,000 का आप लोन दे सकते थे। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से हम इस वाले का टोटल भी निकाल सकते हैं। तो अगर हमें ये वाली टेबल बनाने को आती है एग्जाम के अंदर, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम डिपॉजिट लिखेंगे, फिर CRR लिखेंगे जितना भी परसेंटेज में होगा, उसके बाद लोन लिखेंगे, फिर इनिशियल डिपॉजिट हमको दिया गया होगा, इनिशियल डिपॉजिट के बाद हमें थोड़ा CRR देके लोन देना होगा, जितना लोन देंगे राउंड 1 के अंदर वापस आ जाएगा, उसके बाद फिर CRR काट के फिर लोन देंगे, जितना लोन देंगे राउंड 1 के अंदर वापस आ जाएगा, और इस तरीके से हम वो कर देंगे। लेकिन अगर सपोज वहाँ पे 10 राउंड बनते हैं, तो आप 10 के 10 राउंड बनाने बैठोगे कि अगर ये वाले ऐसे 10 बन जाते हैं तो आप 10 बनाने बैठोगे कि नहीं बैठोगे, क्यों, आपके पास तो एग्जाम के अंदर टाइम ही नहीं होगा। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे डॉट डॉट लगाओगे, उसके बाद इन फॉर्मूलेज की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, अपना वो निकाल सकते हो। सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप देखोगे कि जो मेरा इनिशियल डिपॉजिट था वो इक्वल आ जाएगा CRR के, ठीक है। उसके बाद आप मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला लगाओगे 1/CRR, आपको पता चल जाएगा कितने टाइम्स आपका पैसा होने वाला है। फिर मनी क्रिएशन का फॉर्मूला लगाओगे, जितना भी आपका इनिशियल डिपॉजिट था, ये वाला इनिशियल डिपॉजिट था, उसे आप मल्टीप्लाई कर दोगे कितने टाइम्स से, यानी कि कितने टाइम्स आपका पैसा होने वाला है, आपको अमाउंट मिल जाएगा कितना पैसा आपका होने वाला है। उसके बाद आप इस अमाउंट को यहाँ पे लिख दोगे, और 10,000 में से 10% आप यहाँ पे रखते हो, तो आप 90% का क्या दे सकते हो, लोन दे सकते हो। 90% का क्यों दे सकते हो, क्योंकि 10% आपने RBI के पास रखा है, बचा हुआ 90% का आप क्या दे सकते हो, लोन दे सकते हो। तो इस तरीके से क्या करता है, कमर्शियल बैंक पैसे को क्रिएट करता है। आप सोचोगे कि पैसा कैसे क्रिएट हुआ, आप देखो यार, यहाँ पे कमर्शियल बैंक के पास कितना पैसा था, केवल और केवल 1000 रुपये आए थे। कमर्शियल बैंक के पास 1000 रुपये आए थे, कमर्शियल बैंक ने लोन कितने का दे दिया, 9,000 रुपये का लोन दे दिया। आप सोचो, मैंने आपको 1000 रुपये दिए, आपने किसी और को 9,000 रुपये उधार दे दिए, तो ये क्या लॉजिक है, इस लॉजिक से कमर्शियल बैंक पैसे अर्न करता है। और इस तरीके से जो कमर्शियल बैंक की कमाई होती है ना, वो बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए हर कोई बैंकिंग के बिजनेस में घुसना चाहता है। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर इनिशियल डिपॉजिट कितना ज़्यादा करना है, तो कमर्शियल बैंक इस तरीके से क्या करता है, पैसे को अर्न करता है।
अब ये चीज़ आपके नोट्स में से देख लेते हैं। सबसे पहले मनी क्रिएशन क्या होती है, जो कमर्शियल बैंक टोटल डिपॉजिट को मैनी टाइम बार बार, यानी कि इनिशियल डिपॉजिट राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4, वो सब करके इनिशियल डिपॉजिट को लोन में देता रहता है और उससे क्या करता है, मनी अर्न करता है। इसका प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले CRR और LRR क्या होते हैं। CRR और LRR होते हैं जो कि कमर्शियल बैंक हमारा एक छोटा सा अमाउंट अपने टोटल डिपॉजिट में से एक छोटा सा अमाउंट किसी के पास रखता है, सेंट्रल बैंक के पास। सेंट्रल बैंक को हम क्या बोलते हैं, RBI हम बोलते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। इसके बाद मनी मल्टीप्लायर का हमारे पास क्या फॉर्मूला आता है। मनी मल्टीप्लायर से पहले ये टेबल देख लेते हैं, सेम टेबल है जो हमने ऊपर बनाई है। सबसे पहले डिपॉजिट लिखा, CRR LRR 10% लिखा, लोन लिखा, इनिशियल डिपॉजिट हमने लिखा 1000 रुपये, उसके बाद 10% यहाँ पे दे दिया, 900 रुपये यहाँ पे लिख दिया। राउंड 1 के अंदर ये वाले 900 रुपये हमारे पास वापस आ जाएंगे, 90 दे देंगे, 810 रुपये दोबारा लोन दे देंगे, 810 रुपये दोबारा वापस आएंगे, 10% यहाँ रख के 729 दोबारा दे देंगे, 729 यहाँ पे वापस आ जाएंगे, 10% यहाँ पे निकाल के इस तरीके से ये चलती चली जाएगी। अब हमें ये खत्म कब होगी हमारी, जब ये वाला इनिशियल डिपॉजिट CRR के इक्वल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर हमें सारा का सारा RBI के पास पैसा रख देंगे तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा, तो क्या हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या आता है फॉर्मूला, मनी मल्टीप्लायर, यानी कि 1/CRR, यानी कि 1 अगर हम 10% यहाँ पे करते हैं तो हमारा कितना आ जाता है, 10 टाइम्स आंसर आ जाता है। और अगर हमें मनी क्रिएशन निकालनी है, इनिशियल डिपॉजिट कितना था 1000, मनी मल्टीप्लाई हम क्या कर देंगे 10 टाइम्स, यानी कि यहाँ क्या आ जाएगा 10,000 रुपये आ जाएगा। वही 10,000 रुपये यहाँ पे लिखे हैं। 10,000 में से 10% RBI के पास रख दिया तो 9,000 रुपये ने आपका लोन दे दिया। अगर आपसे कोई पूछता है आपके पास इनिशियल डिपॉजिट कितना था तो 1,000, आपके पास टोटल डिपॉजिट कितना आया 10,000, उसमें से कितना आपने लोन दिया, 9,000 रुपये आपने लोन दिया है। तो ये सब क्या था, ये सब था कि कमर्शियल बैंक कैसे पैसे अर्न करता है। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CRR और LRR। CRR और LRR की फुल फॉर्म क्या होती है, लिख देंगे, कैश रिजर्व रेशियो, लिक्विडिटी रिजर्व रेशियो। स्टेट द फॉर्मूला यूजिंग द कैलकुलेशन ऑफ मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला लिखना है तो मनी मल्टीप्लायर का 1/CRR। एक चीज़ मैं बतानी भूल गया, मनी मल्टीप्लायर का ना एक और नाम होता है, उसको हम बोलते हैं के। अगर के कहीं भी आपको लिखा मिलता है तो आपको समझ जाना है कि वो क्या है, मनी मल्टीप्लायर है। यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर भी लिखा हुआ है के। डिफाइन मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर को डिफाइन कर देंगे, क्रेडिट क्रिएशन इज इनवर्सली रिलेटेड टू रिजर्व डिपॉजिट रेशो। देखो कितना ज़्यादा क्रेडिट क्रिएशन होगा ये CRR के ऊपर डिपेंड करता है। जो हमारा CRR है, सपोज वो कितना है 10% है, कितना है 10% है। हमारे पास 100 रुपये थे, कितने थे 100 रुपये हमारे पास डिपॉजिट की फॉर्म में आए थे, जिसमें से RBI के पास हमने 10 रुपये रख दिए, कितने RBI के पास हमने 10 रुपये रख दिए, और 90 रुपये हमने कहाँ रख दिए, 90 रुपये का हमने लोन दे दिया। इस तरीके से हमने क्या किया है, CRR में किया है। अब मैं बोलता हूँ जो आपका CRR है ना वो इंक्रीज हो गया 20% हो गया, कितना हो गया, इंक्रीज हो गया 20% हो गया, और डिक्रीज हो गया 5% हो गया। तो अब यहाँ पे क्या क्या फिगर बनती है, जो हमारे 100 रुपये थे उसमें से अब हम 20 रुपये RBI के पास रखेंगे और 80 रुपये का क्या दे पाएंगे, लोन दे पाएंगे, ठीक है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास 100 रुपये है तो 5 रुपये RBI के पास रखेंगे और 95 रुपीज़ हम क्या दे पाएंगे, लोन दे पाएंगे। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, अगर हमारा CRR इंक्रीज हुआ, यहाँ पे कितना था 10% था, और यहाँ पे कितना हो गया 20% हो गया, यानी कि इंक्रीज हुआ, तो जो हमने लोन देने की कैपेसिटी थी वो क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। यहाँ पे कितना था, यहाँ पे था 90, यानी कि 90 रुपये का लोन दिया था, यहाँ पे हमने कितने का लोन दिया है, 80 रुपये का लोन दिया है। यानी कि अगर हमने CRR को इंक्रीज किया तो हमारी लोन देने की कैपेसिटी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पे पहले कितना था 10%, अब कितना है 5%। CRR को अगर हम डिक्रीज करते हैं तो हमारा लोन पहले कितना था 90, अब कितना दे सकते हैं 95, यानी कि लोन देने की कैपेसिटी हमारी हो गई, इंक्रीज हो गई। इस तरीके से हमने क्या देखा, अगर हमारा जो CRR है, अगर हमारा जो CRR है वो इंक्रीज होता है तो लोन देने की कैपेसिटी डिक्रीज हो जाती है, और अगर हमारा CRR कम होता है तो लोन देने की कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है। अगर देखो CRR ज़्यादा होगा, आप लॉजिकली भी समझो, CRR ज़्यादा होगा, ज़्यादा पैसा आप RBI के पास रखोगे, लोन कम दे पाओगे। CRR कम होगा, कम पैसा आप RBI के पास रखोगे, लोन ज़्यादा दे पाओगे। तो सिंपल लॉजिक यहाँ पे भी रोल करता है। तो इन्होंने हमसे क्या पूछा, इन्होंने हमसे पूछा है कि जो हमारा CRR है ना उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कमर्शियल बैंक कितना लोन दे पाएगा और कमर्शियल बैंक को कितनी ज़्यादा अर्निंग होने वाली है। ये चीज़ किसके ऊपर डिपेंड करती है, CRR के ऊपर डिपेंड करती है। तो वही चीज़ हम एक्सप्लेन कर देंगे किस ग्राफ के फॉर्म में, इस वाले न्यूमेरिकल एग्जाम्पल के फॉर्म में। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक कैसे क्रेडिट क्रिएशन करता है, तो ये वाला पूरा ग्राफ हम उसके अंदर बना देंगे।
एक्सप्लेन द रोल ऑफ कैश रिजर्व रेशो, CRR का क्या रिजर्व रेशो होता है इन द कंट्रोल ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। ये टॉपिक 3 का है। इस चैप्टर के अंदर जब हम टॉपिक 3 पढ़ेंगे ना तो ये वाला क्वेश्चन आपके समझ आ जाएगा ऑटोमेटिकली। डिफाइन क्रेडिट मल्टीप्लायर, क्रेडिट मल्टीप्लायर क्या होता है? तो क्रेडिट मल्टीप्लायर का हमने फॉर्मूला पढ़ा है क्या, 1/CRR, और क्रेडिट मल्टीप्लायर को हम क्या बोलते हैं, KB हम बोलते हैं। What role does it play in determination of credit creation power to the banking system? Use a numerical illustration। तो हम न्यूमेरिकल इलस्ट्रेशन क्या करेंगे, यही वाले टेबल को जो हमने न्यूमेरिकल इलस्ट्रेशन यहाँ पे लिया था ना मनी मल्टीप्लायर का, वो वाला न्यूमेरिकल इलस्ट्रेशन हम लिख देंगे। तो इसके अंदर आपके सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर भी क्या हो जाते हैं, कवर हो जाते हैं। टॉपिक 2 हमारे पास आता है सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक कौन है इंडिया का, RBI। तो सबसे पहले देखते हैं आरबीआई की डेफिनेशन क्या होती है, आरबीआई का मतलब क्या होता है, उसके बाद हम देखेंगे आरबीआई के फंक्शंस क्या होते हैं। सबसे पहले फंक्शंस पढ़ लेते हैं, फिर देखते हैं कि डेफिनेशन के अंदर क्या लिखा है। सबसे पहले आरबीआई का फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शंस यानी कि आरबीआई के काम क्या होते हैं, इकोनॉमी के अंदर आरबीआई के काम क्या होते हैं। सबसे पहले नोट इशू, जितने भी इंडिया के अंदर करेंसी चलती है वो कौन इशू करता है, आरबीआई इशू करता है। और कोई इशू कर सकता है, हाँ एक एक्सेप्शन है यहाँ पे। क्या एक्सेप्शन है कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या इशू कर सकती है, 1 रुपये के नोट या फिर कॉइन, 1 रुपये के जितने भी नोट होंगे और जितने भी कॉइन होंगे वो कौन इशू कर सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट इशू कर सकती है। उसके अलावा जितने भी नोट इशू करने हैं कौन इशू करेगा, आरबीआई इशू करेगा। ये आरबीआई का एक काम होता है, ठीक है। इसके बाद और क्या क्या काम होते हैं, सबसे पहले हमने पढ़ लिया मोनोपोली ऑफ इशू ऑफ नोट। इसके बाद बैंकर एंड एजेंट ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि जो हमारी गवर्नमेंट होती है ना उसका काम आसान नहीं होता। उसका काम आसान क्यों नहीं होता, कि उसके पास ना बहुत सारे पैसे होते हैं। भाई जो हम टैक्स जमा कर रहे हैं वो गवर्नमेंट के पास जा रहा है, तो गवर्नमेंट को अपने पैसे रखने के लिए ना थोड़ी जगह चाहिए। अब थोड़ी जगह चाहिए इसका मतलब क्या है, उसको भी तो अपने अकाउंट चाहिए ना, उसको भी तो एक बैंक चाहिए जिसके अंदर वो अपना ओपन कर सके अकाउंट और उसके अंदर अपना पैसा रख सके। अब आप एक बार बताओ, ICICI एक्सिस बैंक के अंदर गवर्नमेंट अपना पैसा रख सकती है, गवर्नमेंट नहीं रख सकती, हम लोग रख सकते हैं। तो गवर्नमेंट अपना पैसा कहाँ रखती है, तो गवर्नमेंट अपना पैसा रखती है RBI के अंदर। तो RBI का एक और फंक्शन क्या हो गया, RBI जो गवर्नमेंट का पैसा होता है वो अपने अंदर रखता है, आरबीआई अपने पास रखता है गवर्नमेंट का सारा पैसा, ठीक है। अभी गवर्नमेंट को ना बहुत सारी पॉलिसीज बनानी पड़ती है, बहुत सारी पॉलिसीज बनानी पड़ती है हमारे लिए। तो गवर्नमेंट को उसके लिए क्या करना पड़ता है, पॉलिसी बनाने के लिए उसको सजेशंस चाहिए होते हैं। तो वो सजेशंस भी कौन प्रोवाइड करता है, वो सजेशंस भी हमारा आरबीआई प्रोवाइड करता है। तो आरबीआई के गवर्नमेंट के लिए दो चीज हो गई, एक तो गवर्नमेंट का वो पैसा अपने पास रखेगा, दूसरा वो क्या करेगा, गवर्नमेंट को सजेशंस भी देगा। तो ये क्या हो गया, आरबीआई का दूसरा फंक्शन हो गया, पहला नोट इशू और दूसरा गवर्नमेंट से रिलेटेड, यानी कि उसका पैसा रखेगा और उसको सजेशंस देगा। तो ये क्या हो गया, यानी कि आरबीआई क्या है, गवर्नमेंट का बैंकर है। बैंकर किसको बोलते हैं हम, जो भी हमारा पैसा रखता है। जैसे अगर मेरा आईसीआईसीआई के अकाउंट ICICI बैंक के अंदर अकाउंट है तो वो क्या है मेरे लिए वो बैंकर है। ऐसी गवर्नमेंट के लिए आरबीआई क्या है, बैंकर है, ठीक है। अगर कोई मेरे को सजेशन दे रहा है, मेरे लिए काम कर रहा है, तो वो मेरा क्या है, एजेंट। इसीलिए गवर्नमेंट का आरबीआई क्या है, एजेंट है, ठीक है। इसके बाद तीसरा फंक्शन आता है बैंकर्स बैंक। बैंकर्स बैंक का मतलब क्या होता है, देखो जितने भी हमारे कमर्शियल बैंक्स होते हैं ना, जितने भी हमारे क्या होते हैं, कमर्शियल बैंक्स होते हैं, उनको ना एक रेगुलेशन की जरूरत पड़ती है, यानी कि उनको रेगुलेट करने वाला कोई चाहिए, उनके लिए पॉलिसीज बनाने वाला कोई चाहिए। कोई कमर्शियल बैंक फ्रॉड तो नहीं कर रहा, उसे देखने वाला कोई चाहिए। तो वो भी कौन काम करता है, आरबीआई काम करता है। यानी कि आरबीआई क्या करता है, इनको रेगुलेट करता है। क्या करता है, रेगुलेट करता है। किसको रेगुलेट करता है, जितने भी हमारे कमर्शियल बैंक हैं उनको रेगुलेट करता है। अब मैंने बताया अगर मेरा ICICI बैंक के अंदर अकाउंट है तो वो मेरे लिए क्या हुआ, बैंकर हुआ। लेकिन अगर इन बैंक्स का हम बैंक देखें, इन बैंक्स का बैंक कौन होता है, आरबीआई होता है। इसीलिए हम आरबीआई को क्या बोलते हैं, बैंकर बैंक बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या वर्ड लिखा हुआ है, बैंकर बैंक लिखा हुआ है। बैंकर बैंक का मतलब क्या है, जो बैंक का भी बैंक है, जो बैंक का भी बैंक है उसको हम क्या बोलते हैं, आरबीआई बोलते हैं, और उसको हम क्या बोलते हैं, बैंकर बैंक बोलते हैं। इसके बाद कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। कंट्रोल ऑफ क्रेडिट क्या होता है, देखो इसको मैं छोटा कर देता हूं। आरबीआई का एक और फंक्शन होता है, वो होता है कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। अब ये कंट्रोल ऑफ क्रेडिट का मतलब क्या होता है, देखो कभी कभी क्या होता है ना, इकोनॉमी के अंदर दो चीजें हो जाती है। क्या क्या दो चीजें हो जाती है, या तो इन्फ्लेशन हो जाता है, या फिर
इन्फ्लेशन हो जाता है, या तो इन्फ्लेशन हो जाता है या फिर डिफ्लेशन हो जाता है। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, तेजी आ जाती है, सब चीज़ों के प्राइस क्या है, हाई हो जाते हैं। और डिफ्लेशन का मतलब क्या हो जाता है, मंदी आ जाती है, लोग सेविंग करने लगते हैं, कोई भी एक्सपेंस नहीं करता और चीज़ों के जो दाम है वो गिर जाते हैं। अभी ना तो हमारी इकोनॉमी के लिए इन्फ्लेशन अच्छा है, ना ही हमारी इकोनॉमी के लिए डिफ्लेशन अच्छा है। तो ये जो इन्फ्लेशन है और ये जो डिफ्लेशन है, इन्फ्लेशन यानी कि ज़्यादा, डिफ्लेशन यानी कि कम, इन दोनों को हमें क्या करना होता है, इक्वल लाना होता है। तो ये इक्वल लाने का काम कौन करता है, आरबीआई करता है। इक्वल लाने का काम कौन करता है, आरबीआई करता है। आरबीआई ने इक्वल कैसे लाता है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है ना। हमने ये तो देख लिया इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को आरबीआई कंट्रोल करेगा, लेकिन कैसे करेगा, हाउ, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन हमारे पास आता है। इसका आंसर हमें मिलेगा टॉपिक 3 के अंदर, जब हम इस चैप्टर का टॉपिक 3 पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम क्या देखेंगे कि आरबीआई कैसे कंट्रोल करता है क्रेडिट को, तो उसके अंदर हम देखेंगे कि कैसे करता है, हाउ। लेकिन अभी के लिए हमें क्या समझना है, इस टॉपिक के अंदर हमें सिर्फ इतनी सी चीज समझनी है कि आरबीआई क्या करता है, क्रेडिट को कंट्रोल करता है। क्रेडिट को कंट्रोल करना यानी कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना और डिफ्लेशन को कंट्रोल करना। ये कैसे करता है ये हम बाद में देखेंगे, टॉपिक 3 के अंदर ये चीज देखेंगे। तो अभी तक हमने क्या देखा, आरबीआई के 4 फंक्शन देखे, 4 काम देखे कि आरबीआई के इकोनॉमी के अंदर क्या क्या काम है। सबसे पहले नोट इशू, नोट इशू करना सोनली आरबीआई का काम है। केवल और केवल सेंट्रल गवर्नमेंट 1 रुपए का नोट या 1 रुपए का सिक्का इशू कर सकती है। इसके बाद गवर्नमेंट के लिए भी आरबीआई कुछ काम करता है, क्या, गवर्नमेंट के पैसे को अपने पास रखता है और गवर्नमेंट को सजेशंस आरबीआई प्रोवाइड करता है। इसके बाद कमर्शियल बैंक्स का क्या है, ये बैंकर है, यानी कि कमर्शियल बैंक्स को क्या करता है, उनको रेगुलेट करता है, उनके लिए पॉलिसीज बनाता है, वो फ्रॉड तो नहीं कर रही, ये सारी चीजें कौन देखता है, आरबीआई देखता है। और लास्ट में कंट्रोल ऑफ क्रेडिट, कंट्रोल ऑफ क्रेडिट यानी कि अगर इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन इकोनॉमी के अंदर है तो उसको कंट्रोल भी कौन करता है, आरबीआई करता है। कैसे कंट्रोल करता है ये चीज हम टॉपिक 3 के अंदर पढ़ेंगे। तो ये क्या हो गए, आरबीआई के 4 फंक्शंस हो गए जो कि हमने पढ़े कि आरबीआई के काम क्या क्या होते हैं। अभी आपको क्या करना है, आरबीआई की डेफिनेशन याद करना है। तो डेफिनेशन याद करने के लिए आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, ये फंक्शंस ही इसकी डेफिनेशन है। यानी कि सबसे पहले आप क्या लिख सकते हो, आरबीआई इज द इशूअर ऑफ ऑल द करेंसी इन इंडिया। उसके बाद आप क्या लिख सकते हो, आरबीआई बैंकर है गवर्नमेंट का और आरबीआई एजेंट है गवर्नमेंट का। उसके बाद क्या लिख सकते हो, आरबीआई सारे के सारे कमर्शियल बैंक्स को कंट्रोल करता है, उनकी पॉलिसीज बनाता है। उसके बाद उसकी डेफिनेशन के अंदर आप क्या लिख सकते हो कि आरबीआई क्रेडिट को भी कंट्रोल करता है। कैसे कंट्रोल करता है ये चीज हम टॉपिक 3 के अंदर पढ़ेंगे, जब वहां सीखेंगे तो आप इसके अंदर वो लिख पाओगे। तो ये वाली जो डेफिनेशन है इसको याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको फंक्शंस अच्छे से पता है, अच्छे से आपने समझे हैं, तो उससे आप क्या बना सकते हो, आरबीआई की डेफिनेशन भी बना सकते हो। ठीक है, अब डिस्कस द फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक, बैंकर, एजेंट एंड एडवाइजर ऑफ गवर्नमेंट। यानी कि सेकंड वाला ये हमें एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहा है, हमने समझा है, हम एक्सप्लेन कर देंगे। इसके बाद बैंकर्स बैंक और सुपीरियर, ये वाला फंक्शन हमें एक्सप्लेन करना है, कर देंगे। इसके बाद क्रेडिट कंट्रोल, क्रेडिट कंट्रोल कैसे करता है ये चीज़ हमने क्या देखी है, अभी टॉपिक 3 के अंदर हमने देखी है कि हम टॉपिक 3 के अंदर ये चीज़ देखेंगे। इसके बाद बैंक ऑफ इशू, यानी कि बैंक ऑफ इशू का मतलब क्या होता है, जितनी भी करेंसी, जितने भी पैसे से रिलेटेड करेंसी इंडिया के अंदर है वो कौन इशू करता है, आरबीआई इशू करता है। ये चीज़ हमें एक्सप्लेन करनी है। अब क्या होता है ना, 2016 में पीएम मोदी बोलते हैं कि ये जो 1000 और 500 के नोट है ये बंद हो जाएंगे, इनकी जगह 2000 और 500 के नोट आ जाएंगे, और 100, 50, 20, 10 और 200 के नोट भी धीरे धीरे करके इन्होंने क्या कर दिए, चेंज कर दिए। अभी हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। सबसे पहले, अंडर हुज परव्यू डज द इशू ऑफ न्यू करेंसी, किसने न्यू करेंसी को इशू किया था, हमें पता है आरबीआई ने इशू किया है। एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक, वो कौन सा फंक्शन है सेंट्रल बैंक का जो यहाँ पे फॉलो हुआ है। तो हमने क्या पढ़े थे, हमने 4 फंक्शंस पढ़े थे सेंट्रल बैंक के। सबसे पहला फंक्शन हमें कौन सा मिलता था, नोट इशू करने का, तो वही वाला फंक्शन यहाँ पे क्या हुआ है, फॉलो हुआ है। तो हम क्या बोलेंगे, नोट इशू करने का फंक्शन यहाँ पे क्या हुआ है, फॉलो हुआ है। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर भी हमें से लिख देंगे। रिलेशन बैंक वाज फेसिंग अ फाइनेंशियल क्राइसिस, एक बैंक था जो कि फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा था, यानी कि एक कमर्शियल बैंक था जिसके अंदर फाइनेंशियल क्राइसिस आ रखे थे, जो कि नॉट परफॉर्मिंग एसेट के थे, यानी कि उसके पास फंड नहीं था करने के लिए अपने काम को। ठीक है, वो आरबीआई के पास जाता है हेल्प मांगने के लिए। एक कमर्शियल बैंक के पास फाइनेंशियल क्राइसिस थे, वो आरबीआई के पास जाता है, आरबीआई मेरी हेल्प कर दो। हमें कुछ क्वेश्चन के आंसर देने हैं। आरबीआई का कौन सा रोल है जो यहाँ पे हाईलाइट हुआ है, यानी कि आरबीआई ऐसा कौन सा बैंक है, यानी कि वो वाला जो बैंक है कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास गया है, वो आरबीआई के पास ही क्यों गया है, सेंट्रल बैंक के पास क्यों नहीं जाता, इधर उधर क्यों नहीं जाता। वो इसीलिए नहीं जाता क्योंकि आरबीआई क्या करता है, सारे के सारे कमर्शियल बैंक को रोल करता है, यानी कि उनके लिए क्या बनाता है, पॉलिसीज बनाता है। सारे के सारे कमर्शियल बैंक का ठेका एक तरह से किसने लिया हुआ है,
आरबीआई ने लिया हुआ है, इसीलिए वो कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास ही जाता है। एक्सप्लेन द फंक्शन, यहाँ पे कौन सा फंक्शन हुआ है, यानी कि हमने एक फंक्शन पढ़ा था बैंकर्स बैंक का, यानी कि जितने भी कमर्शियल बैंक है उसको कौन रेगुलेट करता है, आरबीआई रेगुलेट करता है। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, कमर्शियल बैंक यानी कि बैंकर्स बैंक का फंक्शन पढ़ा था, तो वही वाला फंक्शन यहाँ पे हाईलाइट हुआ है। व्हाट विल बी द रिलेशन बैंक, अगर आरबीआई रिफ्यूज कर देता है उसकी हेल्प करने के लिए, आरबीआई बोलता है मेरा मतलब का काम नहीं है, मैं तेरी हेल्प नहीं कर सकता, तो यहाँ पे क्या करेगा रिलेशन बैंक, क्या करेगा रिलेशन बैंक को क्लोज होना पड़ेगा, रिलेशन बैंक को बैंक करप्ट होना पड़ेगा, उसको क्या करना पड़ेगा, लॉस बियर करने की वजह से बैंक करप्ट होना पड़ेगा, लॉस की वजह से उसको बंद होना पड़ेगा अगर आरबीआई रिफ्यूज कर देता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यार जितने भी कमर्शियल बैंक है ना, उनका जो भी रेखा ठेका है, उनका जितना भी काम है वो आरबीआई देखता है, अगर आरबीआई ने मना कर दिया तो उस कमर्शियल बैंक का कुछ भी नहीं हो सकता, इसीलिए उसको क्या होना पड़ेगा, क्लोज होना पड़ेगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर भी हम लिख देंगे। तो अब टॉपिक 3 हमारे पास आता है कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई बाय सेंट्रल बैंक, यानी कि सेंट्रल बैंक क्या करता है, मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। मनी सप्लाई को कंट्रोल करने का मतलब यहाँ पे क्या है, देखो टॉपिक 2 के अंदर भी हमने ये देखा था, फिर से एक बार देख लेते हैं। देखो इकोनॉमी के अंदर ना कभी कभी क्या होता है, दो चीजें हो जाती हैं, या तो इन्फ्लेशन हो जाता है या फिर डिफ्लेशन हो जाता है। क्या क्या हो जाता है, या तो इन्फ्लेशन हो जाता है यानी कि तेजी आ जाती है, और या फिर डिफ्लेशन हो जाता है यानी कि मंदी आ जाती है। अब ये चीज़ें आती क्यों है, ये इस चीज़ के बारे में हमें नहीं देखना कि ये इन्फ्लेशन क्यों आया, डिफ्लेशन क्यों आया, हमें सिर्फ ये देखना है कि आरबीआई जो हमारी इकोनॉमी के अंदर सेंट्रल बैंक है वो इसको कैसे कंट्रोल करता है। सबसे पहले देखते हैं, अगर हमें इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन को कंट्रोल करना है तो हमें करना क्या पड़ता है। देखो हमने ये देख लिया, अगर हमारे पैसे जो हैं ज़्यादा हो जाएंगे, जो प्राइजेज हैं वो हाई हो जाएंगे, लोगों के पास ज़्यादा पैसा आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, इन्फ्लेशन आ जाएगा। लेकिन अगर डिफ्लेशन की जगह हम क्या करते हैं, डिफ्लेशन की जगह जो प्राइजेज हैं वो कम हो जाते हैं, यानी कि लोगों के पास पैसा नहीं होता। तो अगर हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना चाहते हैं, लोगों के पास ज़्यादा पैसा आ रहा है, लोग ज़्यादा पैसा उड़ा रहे हैं, मंदी तेजी क्या हो जा रही है, मार्केट के अंदर तेजी हो जा रही है, प्राइस क्या हो जा रहे हैं, हर चीज़ के प्राइस हाई हो जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, लोगों के पास जो पैसा है उसको क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे, यानी कि पैसे को कम कर देंगे। और अगर हमें डिफ्लेशन कंट्रोल करना है, लोगों के पास पैसा ही नहीं है, तो लोगों को क्या कर देंगे, पैसे दे देंगे। तो अगर हमें इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो हमें क्या करना पड़ता है, लोगों से पैसा लेना पड़ता है, और अगर हमें डिफ्लेशन को कंट्रोल करना है तो हमें क्या करना पड़ता है, लोगों को पैसा देना पड़ता है। तो अब हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि मेथड्स कौन से होते हैं, वो वाले कौन से मेथड्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम लोगों से पैसा ले सकते हैं और जिनकी हेल्प से हम लोगों को पैसा दे सकते हैं, जिससे कि हमारा जो है इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। तो हमने क्या देखा, हमने देखा इकोनॉमी के अंदर ना दो चीज़ हो सकती है, या तो इन्फ्लेशन हो सकता है या डिफ्लेशन हो सकता है। इन्फ्लेशन होता है जब लोगों के पास ज़्यादा पैसा आ जाता है, डिफ्लेशन होता है जब लोगों के पास कम पैसा हो जाता है, लोगों के पास पैसा नहीं होता। अगर इन्फ्लेशन के अंदर लोगों के पास पैसा ज़्यादा आ जा रहा है, अगर हम उनसे पैसा ले लेंगे, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। डिफ्लेशन के अंदर लोगों के पास पैसा नहीं है, अगर हम उनको पैसा दे देंगे तो डिफ्लेशन अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। तो अब हम उनसे क्या करेंगे, उनसे पैसा लेंगे इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए, उन्हें पैसा देंगे डिफ्लेशन कंट्रोल करने के लिए। हम क्या देखते हैं, उनके कुछ मेथड्स देखेंगे, वो मेथड्स जिनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, लोगों से पैसा ले सकते हैं और लोगों को पैसा दे सकते हैं। ये चीज अभी तक हमने समझी है। अभी तक हमने मेथड नहीं पढ़े, कौन से मेथड होते हैं, हमने सिर्फ ये देखे कुछ मेथड होते हैं जिनकी वजह से हम पैसा दे सकते हैं, जिनकी वजह से हम पैसा ले सकते हैं। तो अभी तक हमने क्या देखा है, हमने सिर्फ ये देखा है कि हमारा जो क्रेडिट कंट्रोल होता है वो क्या होता है और क्रेडिट कंट्रोल को हम क्यों करते हैं। तो क्रेडिट कंट्रोल को हम क्यों करते हैं, मनी और कंट्रोल को रेगुलेट करने के लिए। करता कौन है, आरबीआई इसको करता है। ठीक है, अब देखते हैं इसके मेथड्स कौन से होते हैं जिससे कि हम लोगों से पैसा ले सकते हैं या लोगों को पैसा दे सकते हैं। सबसे पहला होता है क्वांटिटेटिव, दूसरा होता है क्वालिटेटिव। कौन सा, पहला होता है क्वांटिटेटिव, दूसरा होता है क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव मेथड के अंदर क्या आता है, क्वांटिटेटिव मेथड के अंदर सबसे पहले आता है कैश रिजर्व रेशो। ये आपको सुना लग रहा होगा, हमने कहाँ पढ़ा था, कैश रिजर्व रेशो टॉपिक 1 के अंदर पढ़ा था। कैश रिजर्व रेशो के अंदर क्या आता है, सबसे पहला हमारे पास क्या आता है, कैश रिजर्व रेशो। कैश रिजर्व रेशो का मतलब क्या होता है, फिर से एक और बार जल्दी से मैं समझा देता हूँ आपको। देखो ये क्या होती है, हमारी पब्लिक होती है, ये क्या होते हैं, हमारे कमर्शियल बैंक्स होते हैं, ये क्या होती है, हमारी आरबीआई होती है। अभी ये क्या करती है ना, पब्लिक इसको क्या देती है, डिपॉजिट देती है। उसका कुछ अमाउंट, इस डिपॉजिट का कुछ अमाउंट परसेंटेज की फॉर्म में ये किसके पास रखता है, आरबीआई को रखता है, आरबीआई के पास रखता है, और उसको ही हम क्या बोलते हैं, सीआरआर बोलते हैं। इसकी एक और चीज़ हमने पढ़ी थी कि सीआरआर क्या होता है, एलआरआर भी सीआरआर को हम बोलते हैं। तो ये क्या होता है, कैश रिजर्व रेशो होता है, यानी कि पब्लिक जो पैसा कमर्शियल बैंक को देगी उसमें से छोटा सा अमाउंट किसके पास रखना पड़ेगा, उसको आरबीआई के पास रखना पड़ेगा। इस अमाउंट को डिसाइड कौन करेगा, इस
इस अमाउंट को खुद से आरबीआई डिसाइड करेगा। ये 5% हो सकता है, 10% हो सकता है, कितना भी परसेंट हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या था हमारा कैश रिजर्व रेशो था। अभी कैश रिजर्व रेशो से हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं मनी को? देखो, सबसे पहले अगर हमारी जो आरबीआई है वो कैश रिजर्व रेशो की जो परसेंटेज है उसे बढ़ा देती है, क्या कर देती है? कैश रिजर्व रेशो की परसेंटेज को बढ़ा देती है। तो कमर्शियल बैंक के पास जो लोन देने के लिए पैसा बचा है वो पैसा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कैसे? देखो, 100 रुपये कमर्शियल बैंक के पास थे, पहले वो कितनी रखते थे आरबीआई के पास? 10 रुपये रखते थे। अभी रेट क्या हो गया? रेट इंक्रीज हो गया, यानी कि अब कितने रखते हैं? 20 रुपये रखते हैं। तो आरबीआई पहले कितना दे सकता था लोन? 90 रुपये दे सकता था, अब कितना दे सकता है? 80 रुपये दे सकता है। यानी कि आरबीआई के पास जो पैसा है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, जिसकी वजह से वो लोन कम देगा पब्लिक को कम लोन देगा तो पब्लिक के पास कम पैसा आएगा, जिसकी वजह से जो हमारी इन्फ्लेशन की सिचुएशन है वो कंट्रोल हो जाएगी। इसी तरीके से सीआरआर अगर हम कम कर देते हैं, यानी कि पहले कमर्शियल बैंक के पास 100 रुपये थे, 100 रुपये में से वो 10 रुपये किसके पास रखता था? आरबीआई के पास रखता था, 90 का लोन दे देता था। अब वो क्या कर रहा है? अब वो 5 रुपये आरबीआई के पास रख रहा है, 95 रुपीज किसको दे दे रहा है? लोन दे दे रहा है। यानी कि कमर्शियल बैंक के पास अब पैसा क्या हो गया? ज्यादा हो गया। क्यों? क्योंकि हमने सीआरआर का रेट कम कर दिया। इसके बाद हम क्या करते हैं यहाँ पे? उसकी वजह से क्या करता है? जो कमर्शियल बैंक है वो लोन ज्यादा देता है, लोन ज्यादा देने की वजह से पब्लिक के पास ज्यादा पैसा हो जाता है, जिसकी वजह से जो हमारी डिफ्लेशन की सिचुएशन है वो कंट्रोल हो जाती है। तो इस तरीके से आरबीआई क्या करता है? इन्फ्लेशन को, डिफ्लेशन को कंट्रोल करता है। किसके अंदर? सीआरआर की हेल्प से। इसी तरीके से और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसकी हेल्प से आरबीआई कर सकता है ये चीज। दूसरी क्या है? एसएलआर, यानी कि स्टेटरी लिक्विडिटी रेशो। इसका मतलब क्या होता है और इस चीज को हम कैसे देखते हैं? देखो, देखो, एसएलआर का मतलब होता है जो हमारे कमर्शियल बैंक्स होते हैं वो क्या बोलते हैं ना, वो बोलते हैं कि पब्लिक सुनो, तो हमारे पास डिपॉजिट्स रख लो। पब्लिक से वो क्या करते हैं? डिपॉजिट्स लेते हैं, ठीक है। अभी सपोज आप हो, आपने अपने बैंक के अंदर कुछ पैसे जमा करे हैं, आज आपको पैसों की जरूरत पड़ जाती है, उन वाले पैसों की आपको आज जरूरत पड़ जाती है। आप अपने बैंक के पास जाते हो, आप बैंक से बोलते हो, बैंक मैंने ना 1 लाख रुपए जमा करे हैं, मुझे 10,000 रुपये वापस दे दे। तो क्या वो बैंक आपको दे देगा? बिल्कुल दे देगा। लेकिन हमने क्या पढ़ा है कि बैंक सारा का सारा पैसा लोन में दे देता है। तो अगर वो लोन में दे देता है तो आपको कौन से पैसे वो दे दे रहा है? तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। देखो, अगर बैंक सारे के सारे पैसे आपके जो आपने जमा करे हैं वो लोन में दे देगा तो आप पैसे मांगने जाओगे तो बैंक तो आपको कुछ दे ही नहीं पाएगा। लेकिन हम क्या देखते हैं? बैंक आपको पैसे दे देता है अगर आप पैसे मांगने जाते हो। तो वो क्यों दे देता है? जितने भी आप डिपॉजिट देते हो ना, जितने भी आपने डिपॉजिट दिए हैं उसका कुछ परसेंटेज बैंक अपने पास प्रिजर्व रखता है। जैसे अगर आपने 1,000 रुपए के डिपॉजिट दिए हैं तो उसमें से 100 रुपए बैंक अपने पास रख लेगा। 100 रुपए क्यों रख लेगा? 100 रुपए इसीलिए रख लेगा जिससे कि अगर आप फ्यूचर में वो पैसे मांगने आ जाते हो तो आप क्या कर सकते हो? आप ये 100 रुपए वो बैंक आपको दे सकता है कि हाँ भाई, तुम्हारे ये पैसे है, तुम ये ले लो। अगर किसी के पास 10 लाख रुपए है तो वो 10 लाख रुपए एक दिन में निकालने नहीं आने वाला। इसीलिए कमर्शियल बैंक क्या करता है? थोड़े से पैसे रिजर्व में रखता है। तो कमर्शियल बैंक ये थोड़े से पैसे रिजर्व में रखता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? एसएलआर बोलते हैं, स्टेटरी लिक्विडिटी रेशो। यानी कि कमर्शियल बैंक को क्या होता है ना, जो पब्लिक है ना, पब्लिक का होता है दिमाग थोड़ा सा खराब, यानी कि वो कभी भी पैसे मांगने आ सकती है कमर्शियल बैंक के पास। तो कमर्शियल बैंक उसका छोटा सा अमाउंट अपने पास रख लेता है, और वो जो अमाउंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एसएलआर बोलते हैं। अब वो अमाउंट डिसाइड कौन करता है? इस अमाउंट को आरबीआई डिसाइड करता है कि कितने परसेंट है जो कि कमर्शियल बैंक को अपने पास रखना है। इस डिपॉजिट का कितना परसेंट कमर्शियल बैंक को अपने पास रखना है। देखो, सीआरआर और एसएलआर में कंफ्यूज मत होना। सीआरआर का मतलब क्या था? सीआरआर का मतलब था आरबीआई के पास कमर्शियल बैंक को थोड़ा सा पैसा रखना पड़ता है। एसएलआर का मतलब क्या है? कमर्शियल बैंक को खुद के पास थोड़ा सा पैसा रखना पड़ता है इमरजेंसी के लिए, कि अगर पब्लिक पैसे मांगने आ गई तो उनको पैसे उसे वापस देने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये हमने क्या देखा? एसएलआर का मतलब देखा। अभी देखते हैं एसएलआर को ज्यादा और कम करने की वजह से कैसे इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन होता है। सबसे पहले हमने एसएलआर को बढ़ाया। क्या किया? एसएलआर को हमने बढ़ा दिया। ठीक है, पहला क्या था ना, जो कमर्शियल बैंक के पास 100 रुपए आते थे तो वो 10 रुपए तो अपने पास रख लेता था और 90 रुपीज का लोन दे देता था। अब हमने एसएलआर को बढ़ा दिया, यानी कि वो 20 रुपए अपने पास रखता है, 80 रुपए उसके पास बचते हैं लोन देने के लिए। तो उसके पास पैसा क्या हो जाता है? उसके पास पैसा हो जाता है कम।
उसके पास पैसा क्या हो जाता है, पैसा हो जाता है कम। कम पैसे होने की वजह से कम लोन देता है, कम लोन देने की वजह से पब्लिक के पास भी कम पैसा होता है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन की सिचुएशन कंट्रोल हो जाती है। एसएलआर हमने कर दिया कम। पहले कितने रखता था वो, 10 रुपये अपने पास रखता था, 90 रुपये का लोन दे देता था। अब वो सिर्फ 5 रुपये अपने पास रखेगा, 95 का लोन दे देगा, यानी कि उसके पास पैसे क्या हो जाएंगे, ज़्यादा। ज़्यादा पैसे होने की वजह से वो लोन ज़्यादा देगा, लोन ज़्यादा देने की वजह से पब्लिक के पास पैसा ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारी डिफ्लेशन की सिचुएशन कंट्रोल हो जाएगी। तो इस तरीके से एसएलआर के अमाउंट को ज़्यादा और कम करके आरबीआई क्या करता है, मनी क्रिएशन यानी कि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की सिचुएशन को सही करता है मार्केट के अंदर। अब देखते हैं कि रेपो रेट क्या होता है। देखो कभी कभी क्या होता है ना, जो हमारे कमर्शियल बैंक है ना वो इतने अमीर नहीं होते, जो हमारे कमर्शियल बैंक है वो इतने अमीर नहीं होते, तो उनको ना कभी कभी पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है। क्या पड़ जाती है, उनको ना कभी कभी पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है, उनके पड़ रहे हैं रेपो रेट। तो उनको क्या पड़ जाती है, कभी कभी पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है, तो वो पैसा उन्हें कौन प्रोवाइड करता है, आरबीआई उनको वो वाला पैसा प्रोवाइड करता है। लेकिन आरबीआई ये पैसा फ्री में प्रोवाइड नहीं करेगा, कोई भी फ्री में कुछ चीज़ प्रोवाइड नहीं करता, तो उसके बदले में आरबीआई क्या लेता है, इंटरेस्ट लेता है। उसके बदले में आरबीआई क्या लेता है, इंटरेस्ट लेता है। किससे, कमर्शियल बैंक से। अब ये जो इंटरेस्ट होता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, रेपो रेट। ये जो इंटरेस्ट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, रेपो रेट बोलते हैं। यानी कि अगर कमर्शियल बैंक को कभी कभी पैसों की जरूरत पड़ती है, वो किससे पैसा लेता है, आरबीआई से लेता है। आरबीआई उसके बदले में इंटरेस्ट चार्ज करता है, उस इंटरेस्ट को हम रेपो रेट बोलते हैं। अब देखते हैं रेपो रेट की वजह से कैसे आरबीआई क्या कर सकता है, आरबीआई इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, सबसे पहले आरबीआई क्या करता है, रेपो रेट को बढ़ा देता है। आरबीआई क्या करता है, रेपो रेट को बढ़ा देता है। अब एक लॉजिक से समझो, आप लॉजिक से समझो कि अगर ये जो इंटरेस्ट है ये बढ़ गया, ये इंटरेस्ट है ये बढ़ गया, तो कमर्शियल बैंक क्या बोल रहा है, यार मैं आरबीआई से पैसे तो ले रहा हूँ, लेकिन आरबीआई क्या कर रहा है, इंटरेस्ट को ज़्यादा चार्ज कर रहा है, यानी कि इंटरेस्ट ज़्यादा ले रहा है। सबसे पहले कितना लेता था, 10% लेता था, अब कितना ले रहा है, 20% इंटरेस्ट ले रहा है। तो यार कमर्शियल बैंक क्या सोच रहा है ना, कि यार मुझे ना इस चीज़ में घाटा हो सकता है, तो मैं एक काम करता हूँ, अब आरबीआई से पैसे लेना बंद कर देता हूं, या फिर आरबीआई से पैसे लेना कम कर देता हूं। दो चीज कमर्शियल बैंक कर सकता है। अगर आरबीआई जो है इंटरेस्ट को बढ़ा देगा, यानी कि रेपो रेट को बढ़ा देगा, तो क्या हो सकता है, कमर्शियल बैंक सोचेगा कि यार अब मैं पैसे नहीं ले रहा, क्यों, क्योंकि इंटरेस्ट को इसने बढ़ा दिया, 10% से 20% कर दिया। या तो मैं पैसे नहीं ले रहा, या फिर मैं थोड़े पैसे ले रहा हूं जितनी मुझे जरूरत है, यानी कि जितनी मुझे जरूरत है इतना पैसा वो लेगा, किससे, आरबीआई से। अभी वो क्या करेगा, या तो पैसे लेना कम कर देगा, या पैसे लेना बिल्कुल ही बंद कर देगा, या तो बिल्कुल ही बंद कर देगा या कम कर देगा। इसका मतलब कमर्शियल बैंक के पास पैसों की शॉर्टेज हो जाएगी। अगर उसने लेस कर दिया, यानी कि या तो कम कर दिया या खत्म कर दिया, तो कमर्शियल बैंक के पास पैसों की शॉर्टेज हो गई। शॉर्टेज होने की वजह से लोन वो कम देगा, लोन कम देगा तो पब्लिक के पास पैसा कम होगा, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन की सिचुएशन कंट्रोल हो जाएगी। इसी तरीके से अगर रेपो रेट को हम कम कर देंगे, यानी कि आरबीआई रेपो रेट को क्या कर देगा, कम कर देगा, तो कमर्शियल बैंक सोचेगा यार इंटरेस्ट तो बहुत कम ले रहा है आरबीआई, एक काम करता हूँ ज़्यादा पैसे ले लेता हूँ, जितनी उसको ज़रूरत नहीं है ना उससे भी वो ज़्यादा पैसे ले लेगा, जितनी उसको ज़रूरत नहीं है उससे भी ज़्यादा पैसे ले लेगा। क्यों, इसीलिए ज़्यादा पैसे ले लेगा क्योंकि रेपो रेट क्या है, कम है, इंटरेस्ट क्या है, कम है। तो यानी कि वो क्या कर लेगा, मोर पैसे लेगा। मोर पैसे लेगा तो कमर्शियल बैंक के पास ज़्यादा पैसा हो जाएगा, ज़्यादा पैसा हो जाएगा तो ज़्यादा लोन दे पाएगा, ज़्यादा लोन दे पाएगा तो पब्लिक के पास ज़्यादा पैसा हो जाएगा, जिसकी वजह से डिफ्लेशन की जो सिचुएशन है वो कंट्रोल हो जाएगी। तो इस तरीके से रेपो रेट की हेल्प से क्या होता है, आरबीआई जो है वो कंट्रोल करता है कौन सी सिचुएशन को, इन्फ्लेशन की और डिफ्लेशन की सिचुएशन को। अब देखते हैं कि हमारा रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। अब एक बार बताओ, ये जो हमारा कमर्शियल बैंक है इसने अपनी मदद किससे मांगी थी, आरबीआई से मांगी थी। इसने क्या बोला था, यार मुझे ना पैसों की ज़रूरत है, तो एक काम करो तुम ना मेरे को पैसे दे दो। किससे बोला था, आरबीआई से बोला था। आरबीआई ने इसको पैसे दिए थे। कभी कभी आरबीआई को भी पैसों की जरूरत पड़ जाती है, तो आरबीआई किससे लेता है, कमर्शियल बैंक से लेता है। क्यों, क्योंकि इसने भी तो कमर्शियल बैंक की हेल्प करी थी, अब इसका भी फर्ज बनता है हेल्प करना। लेकिन ये भी क्या लेता है, इंटरेस्ट लेता है। इस इंटरेस्ट को हम क्या बोलते हैं, रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। तो रिवर्स रेपो रेट हमारा क्या होता है, वो वाला इंटरेस्ट जो कि कमर्शियल बैंक चार्ज करता है, किससे, आरबीआई से। अगर आप देखोगे कि ये क्या है, रेपो रेट का उल्टा क्या है, रिवर्स रेपो रेट है, तो यहाँ पे क्या होगा, रेपो रेट की उल्टी वाली सिचुएशन होगी, यानी कि अगर जो हमारा रिवर्स रेपो रेट है वो बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा, रिवर्स रेपो रेट बढ़ जाएगा। जो हमारा रिवर्स रेपो रेट है वो बढ़ जाएगा। सपोज ये इंटरेस्ट क्या है, बढ़ जाएगा, तो कमर्शियल बैंक क्या सोचेगा, यार इंटरेस्ट पहले 10% था,
अब कितना हो गया, 20% इंटरेस्ट हो गया, यानी कि इंटरेस्ट बढ़ गया। तो कमर्शियल बैंक सोचेगा आरबीआई के पास और ज़्यादा पैसे रख देता हूँ, क्यों, पहले मुझे 10% मिलता था, अब मुझे कितना मिल रहा है, 20% मिल रहा है, तो मैं आरबीआई के पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसे रखूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे रखूंगा, पब्लिक को पैसा नहीं दूंगा। यानी कि मैं पब्लिक को पैसा नहीं दूंगा, किसको पैसा दूंगा, सारा का सारा पैसा आरबीआई को दूंगा। क्यों, क्योंकि आरबीआई मुझे इंटरेस्ट ज़्यादा दे रहा है। इंटरेस्ट कितना दे रहा है, ज़्यादा दे रहा है। इसकी वजह से कमर्शियल बैंक क्या करता है, आरबीआई के पास ज़्यादा पैसे रखने लगता है। अभी कमर्शियल बैंक अपना सारा पैसा किसके पास रख देगा, आरबीआई के पास रख देगा। किसके पास रख देगा, आरबीआई के पास सारा पैसा रख देगा। तो वो पब्लिक को क्या देगा, पब्लिक को वो लोन कम देगा, जिसकी वजह से पब्लिक के पास क्या हो जाएगा, पैसा कम हो जाएगा। पैसा कम होने की वजह से उसका इन्फ्लेशन कंट्रोल में हो जाएगा। अगर रेपो रेट कम हो गया, रिवर्स रेपो रेट कम हो गया, तो क्या सोचेगा कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक सोचेगा आरबीआई को पैसे देने का क्या फायदा, आरबीआई तो मुझे इंटरेस्ट देता ही नहीं है, पहले 10% दे रहा था, अब सिर्फ 5 दे रहा है। एक काम करता हूं, मैं आरबीआई को पैसे वैसे नहीं दूंगा, सारा का सारा पैसा पब्लिक को दूंगा। तो अब वो सारा का सारा पैसा पब्लिक को देगा, जिसकी वजह से पब्लिक के पास पैसा ज्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से डिफ्लेशन की सिचुएशन कंट्रोल हो जाएगी। तो इस तरीके से रिवर्स रेपो रेट की हेल्प से क्या होता है, हमारा इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन कंट्रोल होता है। अभी देखते हैं बैंक रेट। बैंक रेट क्या होता है, देखो बैंक रेट और जो रेपो रेट था ना हमारा, बिल्कुल सेम चीज होती है। ये था 5th पॉइंट। जो हमारा बैंक रेट होता है वो बिल्कुल सेम होता है किससे, रेपो रेट से। बैंक रेट बिल्कुल सेम ही होता है रेपो रेट से। सिर्फ एक डिफरेंस क्या होता है, जो बैंक रेट होता है ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है, और जो रेपो रेट था वो था शॉर्ट टर्म के लिए। तो रेपो रेट क्या था, रेपो रेट वो चीज थी जब आरबीआई इंटरेस्ट चार्ज करता था कमर्शियल बैंक से। अगर वो कमर्शियल बैंक को लोन देता था तो उसके बदले में इंटरेस्ट चार्ज करता था, उसको हम बोल देते रेपो रेट। अगर ये वाला जो लोन है वो शॉर्ट टर्म के लिए है तो वो क्या चार्ज करेगा, रेपो रेट चार्ज करेगा। इस इंटरेस्ट को हम रेपो रेट बोलेंगे। लेकिन अगर यही वाला क्या है, लॉन्ग टर्म के लिए है, तो जो भी आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को पैसे देने के बदले में इंटरेस्ट चार्ज करेगा, उस इंटरेस्ट को हम क्या बोलेंगे, उस इंटरेस्ट को हम बोलेंगे बैंक रेट। उस इंटरेस्ट को हम क्या बोलेंगे, बैंक रेट बोलेंगे। कब बोलेंगे, अगर ये वाला जो लोन इसने दिया है, ये वाला लोन क्या है, लॉन्ग टर्म के लिए है। लोन अगर लॉन्ग टर्म के लिए तो हम क्या बोलेंगे, बैंक रेट बोलेंगे इस वाले इंटरेस्ट को। लोन अगर शॉर्ट टर्म के लिए तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे इस चीज को रेपो रेट। ठीक है, तो बैंक रेट भी हमारे क्या आ गया, समझ में आ गया। अब बैंक रेट की हेल्प से कैसे आरबीआई कंट्रोल करता है, बिल्कुल सेम जैसे आरबीआई कमर्शियल बैंक की हेल्प रेपो रेट की हेल्प से करता था, ऐसे ही बैंक रेट की हेल्प से करता है। यहाँ पे बी आर आएगा। ठीक है, अभी अगर बैंक रेट इंक्रीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बैंक रेट इंक्रीज हो जाएगा, तो कमर्शियल बैंक क्या सोचेगा, यार ये आरबीआई ना पागल है एकदम, बैंक रेट इंक्रीज कर दिया, एक काम करता हूं अब मैं इससे लोन नहीं लूंगा। तो वो लोन क्या करेगा, लेस लोन लेगा। लेस लोन लेगा तो उसके पास पैसे कम होंगे, पैसे कम होंगे तो लोन कम दे पाएगा, लोन कम दे पाएगा, पब्लिक के पास पैसे कम हो जाएगा, इन्फ्लेशन की सिचुएशन कंट्रोल हो जाएगी। लेकिन अगर बैंक रेट कम होगा, आरबीआई वो कमर्शियल बैंक क्या सोचेगा, आरबीआई का बैंक रेट बहुत कम है, एक काम करता हूँ बहुत ज्यादा लोन ले लेता हूँ। तो लोन क्या लेगा, वो ज्यादा लेगा, ज्यादा लोन लेगा, ज्यादा पैसे हो जाएंगे, ज्यादा पैसे हो जाएंगे तो वो पब्लिक को ज्यादा लोन दे पाएगा, पब्लिक को ज्यादा लोन देगा, पब्लिक के पास ज्यादा पैसे हो जाएंगे, जिसकी वजह से डिफ्लेशन हमारा कंट्रोल हो जाएगा। अब देखते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है। देखो जो हमारा आरबीआई होता है ना, उसके पास कुछ सिक्योरिटीज होती हैं। सिक्योरिटीज यानी कि आप स्टॉक बोल सकते हो। जो हमारे आरबीआई होता है ना, हम पढ़ क्या रहे हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। अभी यहाँ पे कमर्शियल बैंक का रोल नहीं आता, हर जगह हमारे कमर्शियल बैंक की वजह से ही हो रहा है। कमर्शियल बैंक का कभी हम रेट कम कर रहे हैं, ज़्यादा कर रहे हैं, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन ज़्यादा हो रहा है, डिफ्लेशन ज़्यादा हो रहा है। इसके अंदर हमें कमर्शियल बैंक से कोई भी हेल्प नहीं चाहिए, हम डायरेक्टली पब्लिक से डील कर सकते हैं। पब्लिक से डील कैसे कर सकते हैं, सपोज ये आरबीआई है, आरबीआई क्या करता है ना, इसके पास कुछ स्टॉक होता है, यानी कि इसके पास कुछ सिक्योरिटीज होती है। आरबीआई क्या करता है, इन सिक्योरिटीज को सेल कर देता है। क्या कर देता है, सेल कर देता है पब्लिक को। आरबीआई क्या करता है, इन सिक्योरिटीज को सेल कर देता है पब्लिक को। अब ये जो आरबीआई इन सिक्योरिटीज को सेल करेगा तो उसके बदले में पब्लिक इसको क्या देगी, पब्लिक इसको पैसा देगी। इसको हमने क्या बोला, इसको हमने बोला ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, कभी कभी आरबीआई के पास जो भी सिक्योरिटीज होती है, क्या सिक्योरिटीज होती है, स्टॉक क्या होता है, गोल्ड क्या होता है, हमें लेने देना नहीं है। हमें ये सीखना है कि आरबीआई के पास कुछ सिक्योरिटीज होती है, आरबीआई के पास कुछ सिक्योरिटीज होती है, तो वो उसको पब्लिक को सेल कर देता है, पब्लिक से उसके बदले में पैसे ले लेता है। तो ये क्या होता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन इसको हम बोलते हैं। अभी एक बार बताओ, ये जो आरबीआई इसको सेल कर रहा है, क्या ये केवल सेल कर सकता है, इसको परचेज भी तो कर सकता है। सपोज इसने पहले कभी पब्लिक को सिक्योरिटीज सेल की थी, तो ये इन सिक्योरिटीज को क्या कर सकता है, परचेज भी कर सकता है।
तो इन सिक्योरिटीज़ को क्या कर सकता है, परचेज भी कर सकता है। तो ये क्या करता है, इन पब्लिक से कभी कभी इन सिक्योरिटीज़ को परचेज भी कर लेता है और उसके बदले में पब्लिक को क्या दे देता है, पैसे दे देता है। अब देखो, अगर हमें इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है, हमें क्या करना है, इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है। ओपन मार्केट ऑपरेशन के अंदर ये दो सिचुएशन आती है, जिसका मतलब होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। अभी हमें क्या देखना है, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन कंट्रोल करने की सिचुएशन। तो इन्फ्लेशन अगर हमें कंट्रोल करना है तो हमें पब्लिक को पैसा लेना पड़ेगा। अगर हमारे पास पब्लिक के पास पैसा ज़्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन आ जाएगा, प्राइस हाई हो जाएंगे, तो उनसे पैसा लेना पड़ेगा। उनसे पैसा लेने के लिए हम क्या करेंगे, सेल करेंगे। तो इसकी वजह से हमारा इन्फ्लेशन क्या हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन अगर डिफ्लेशन आ रखा है, पब्लिक के पास पैसा ही नहीं है, तो हम उन्हें पैसा देंगे। पैसा देने के लिए उनसे जितनी भी सिक्योरिटीज है परचेज कर लेंगे और जितना भी पैसा है हम उन्हें दे देंगे। यानी कि ये वाला पैसा हम पब्लिक को दे रहे हैं ना, तो पब्लिक को देने की वजह से हमारा क्या हो जाएगा, डिफ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा। ये चीज़ आपकी नोट्स में से पढ़ लेते हैं, लोड होने में इतना टाइम क्यों ले रहा है। ओपन मार्केट ऑपरेशन, ठीक है। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, कभी कभी सेल या परचेज करता है सिक्योरिटीज को, कौन, आरबीआई, ठीक है। अगर ओपन मार्केट ऑपरेशन की वजह से आरबीआई इसको सेल कर देता है, सिक्योरिटीज को सेल कर देता है, तो पब्लिक क्या करेगी, इसको पब्लिक इसको परचेज करेगी। अगर आरबीआई सेल करता है तो पब्लिक क्या करेगी, इसको परचेज करेगी। पब्लिक परचेज करेगी तो सारा पैसा किसको दे देगी, आरबीआई को दे देगी। अगर पब्लिक को कुछ परचेज करना है तो उसके बदले में पैसा देना पड़ेगा आरबीआई से, वो चीज़ जब लेनी पड़ेगी तो पैसा दे देगी, तो पैसा क्या हो जाएगा, इनके पास कम हो जाएगा, इन्फ्लेशन की सिचुएशन कंट्रोल हो जाएगी। ओपन मार्केट ऑपरेशन के अंदर अगर आरबीआई उनको परचेज कर लेती है, यानी कि पब्लिक उनको सेल कर दिया, पब्लिक सेल करेगी तो पब्लिक के पास पैसा आएगा, पैसा आएगा तो पैसा ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से डिफ्लेशन की सिचुएशन कंट्रोल हो जाएगी, ठीक है। हमने क्या देखा था कि मनी को कंट्रोल करने के, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के दो मेथड होते हैं, एक क्वांटिटेटिव, एक क्वालिटेटिव। तो हमने क्वांटिटेटिव पूरा पढ़ लिया, क्वांटिटेटिव पूरा पढ़ लिया, जिसके अंदर हमने क्या पढ़ा, कैश रिजर्व रेशो पढ़ा, उसके बाद हमने एसएलआर पढ़ा, स्टेटरी लिक्विडिटी रेशो, इसके बाद रेपो रेट पढ़ा, फिर रिवर्स रेपो रेट पढ़ा, फिर बैंक रेट पढ़ा, फिर ओपन मार्केट ऑपरेशन पढ़ा। अभी हम क्या पढ़ेंगे, क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव वाली चीज़ें पढ़ेंगे। क्वालिटेटिव छोटा सा है और आसान भी है। सबसे पहले हमारे पास आता है मार्जिन रिक्वायरमेंट। ये मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है समझो। सपोज आप बैंक के पास जाते हो, सपोज आप बैंक के पास जाते हो, ये आपका बैंक है, बैंक कौन सा, कमर्शियल बैंक। सपोज आप बैंक के पास जाते हो, आप बोलते हो बैंक एक काम कर, मुझे लोन दे दे। क्या दे दे, लोन दे दे। क्या दे दे, लोन दे दे। बैंक बोल रहा है मैं आपको लोन दे दूंगा, लेकिन मुझे कुछ आपकी प्लेज करनी पड़ेगी, चीज़ यानी कि गिरवी, आपकी कुछ चीज़ रखनी पड़ेगी। उसने बोला हाँ हाँ मेरे पास हाउस है, हाउस गिरवी रख ले। क्या है, हाउस है, हाउस गिरवी रख ले, ठीक है। बैंक ने बोला तुम्हें कितना लोन चाहिए, उसने बोला मेरा जो हाउस है ना वो 50 लाख का है। कितने का है, 50 लाख का मेरा हाउस है, तो एक काम कर मेरे को 50 लाख का लोन दे दे। भाई मैं तुझे 50 लाख का हाउस दे रहा हूँ, अगर मैं लोन नहीं चुकाऊंगा तो 50 लाख का मेरा हाउस बेच दियो, लेकिन तू मुझे क्या दे दे, तू मुझे 50 लाख का ही लोन दे दे। बैंक बोलेगा अरे भाई ये चीज़ें ना यहाँ नहीं चलती, मैं 50 का नहीं दे सकता, मैं तुझे केवल और केवल 45 लाख रुपीज़ का लोन दे सकता हूँ। क्या दे सकता हूँ, 45 लाख रुपीज़ का लोन दे सकता हूँ। तो ये बंदा हो गया परेशान कि यार 45 का क्यों दे सकता है, ऐसा ये क्यों कह रहा है। तो यहाँ पे एक इकोनॉमिक्स का बच्चा आता है और इकोनॉमिक्स का बच्चा क्या बोलता है कि यार ये जो डिफरेंस है ना, ये जितना भी डिफरेंस है, यानी कि 45 और 50 लैक्स के बीच में, 45 और 50 लैक्स यानी कि इस हाउस की बीच में और इस लोन के बीच में जितना भी ये डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है यहाँ पे, 5 लाख रुपीज़ का डिफरेंस है। यानी कि 50 लाख की प्रॉपर्टी के बदले में 45 लाख रुपीज़ का लोन मिल रहा है। जितना भी ये डिफरेंस है, इस डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, इस डिफरेंस को हम बोलते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट। यानी कि मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है, अगर सपोज आप बैंक के पास जाते हो लोन लेने, 50 लाख की आप प्रॉपर्टी लेके जाते हो, तो बैंक आपको कितना लोन दे सकता है, सपोज 45 लाख का लोन दे सकता है। तो वो जो 5 लाख का मार्जिन रखा ना, उसको हम क्या बोलते हैं, मार्जिन रिक्वायरमेंट बोलते हैं। अभी देखते हैं मार्जिन जो हमारा रिक्वायरमेंट है उसकी वजह से कैसे इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन कंट्रोल होता है। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट अगर ये डिसाइड कौन करता है, आरबीआई डिसाइड करती है। तो अगर आरबीआई ने मार्जिन रिक्वायरमेंट ज़्यादा कर दिया यानी कि सबसे पहले कितना आता था, बैंक के पास अगर 50 लाख की प्रॉपर्टी थी तो 50 लाख में से क्या करता था, ये 5 लाख अपने पास रख लेता था, 45 लोन की फॉर्म में बांट देता था, ठीक है। अभी क्या करेगा बैंक ने, ये क्या करते हैं, ज़्यादा कर दिया, यानी कि ये 10 अपने पास रखेगा और 40 लोन की फॉर्म में बांट पाएगा। यानी कि ये लोन कितना दे पाएगा, कम दे पाएगा। क्यों, पहले 45 दे देता था, अब कितना दे पाएगा, 40 दे पाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पहले 5 रखता था, अब कितना रखेगा, 10, क्योंकि मार्जिन रिक्वायरमेंट ज़्यादा कर दिया गया है। तो लोन क्या देगा, कम देगा। लोन कम देगा तो पब्लिक के पास पैसा कम जाएगा, उसकी वजह से हमारी इन्फ्लेशन की सिचुएशन कंट्रोल हो जाएगी। लेकिन अगर हमारा मार्जिन रिक्वायरमेंट कम हो जाता है, यानी कि अब इसके पास 50 लाख आते हैं, पहले ये 5 रखता था, अब ये केवल 2 लाख अपने पास रखता है,
48 लाख किसको दे देता है, लोन की फॉर्म में दे देता है। पहले 45 देता था, अब 48 लाख ये लोन की फॉर्म में दे देता है। यानी कि अब लोन ये ज़्यादा देगा, लोन ज़्यादा देगा, पब्लिक के पास ज़्यादा पैसा होगा, डिफ्लेशन की सिचुएशन कंट्रोल हो जाएगी। तो इस तरीके से मार्जिन रिक्वायरमेंट की हेल्प से भी हम क्या करते हैं, आरबीआई क्या करता है, हम तो कर ही नहीं सकते, आरबीआई ने कंट्रोल करता है। तो आरबीआई क्या करता है, क्रेडिट कंट्रोल करता है, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करता है। अब लास्ट पॉइंट हमारे पास आता है कौन सा, क्वालिटेटिव टूल्स का, यानी कि रेशनिंग ऑफ क्रेडिट। रेशनिंग ऑफ क्रेडिट का मतलब क्या होता है, देखो हमारी इकोनॉमी के अंदर ना अलग अलग बिजनेसेस चलते हैं, जैसे टेलीकॉम हो गया, रियल इस्टेट हो गया, उसके बाद हमारा और भी बहुत सारी बिजनेस हो गया, जैसे रोड, अरे यार ऐसे में ना याद नहीं आता कुछ भी, ठीक है, यही 2 बिजनेस हो गए, और भी बहुत सारे टाइप के बिजनेसेस हो गए, अलग अलग इंडस्ट्रीज हो गई, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हो गई, प्लास्टिक इंडस्ट्रीज हो गई, वगैरह वगैरह। तो ये सब क्या चलते हैं, टेलीकॉम और रियल इस्टेट वगैरह वगैरह, ऐसी ऐसी इंडस्ट्रीज चलती है। तो आरबीआई ना यहाँ पे कुछ ज़्यादा ना किसी चीज़ को कम करता ना ज़्यादा करता, आरबीआई भी तो थक जाएगा इतनी चीज़ें करके। तो आरबीआई सीधा सीधा बैंक से बोल देता है, देखो इन्फ्लेशन इस टेलीकॉम कंपनी की वजह से आ रहा है, इस टेलीकॉम कंपनी की वजह से इन्फ्लेशन आ रहा है मार्केट में, तो तुम्हें जितना लोन देना है रियल एस्टेट को तुम दे सकते हो, और किसी को लोन देना है आराम से दे दो, लेकिन इस चीज़ को लोन मत देना। लोन मत देना मतलब कि टेलीकॉम इंडस्ट्री को लोन मत देना, जिससे कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाए। अभी हमें क्या पता चल रहा है ना, कि ये जो इन्फ्लेशन है, कि ये जो डिफ्लेशन है, ये किसकी वजह से आ रहा है, ये आ रहा है डिफ्लेशन रियल एस्टेट की वजह से। रियल एस्टेट की वजह से मार्केट के अंदर क्या आ जा रहा है, डिफ्लेशन आ जा रहा है। तो बैंक ना डायरेक्टली बोल देता है, टेलीकॉम को लोन देना है दो, नहीं देना मत दो, और किसी को लोन देना है दो, नहीं देना मत दो, लेकिन जो ये रियल एस्टेट है ना, इसको एक लिमिट तक लोन दे दो, यानी कि इसको और ज़्यादा लोन दो, ज़्यादा लोन दो, जिसकी वजह से क्या होगा, मार्केट के अंदर पैसा जाएगा और डिफ्लेशन की सिचुएशन कंट्रोल हो जाएगी। तो इसके अंदर क्या होता है, रेशनिंग ऑफ क्रेडिट के अंदर क्या करते हैं, ये डायरेक्टली डायरेक्शन दे देते हैं कि हर डिफरेंट बिजनेस को कितना कितना तुम लोन दे सकते हो, ये डायरेक्शन उसको दे देता है। यानी कि आरबीआई जो हमारे कमर्शियल बैंक्स होते हैं, उनको क्या दे देता है, उनको बता देता है कि इस बिजनेस के लिए इतने रुपए का लोन देना, इस बिजनेस के लिए इतने रुपए का लोन देना, इस बिजनेस को इतने रुपए का लोन देना, इस बिजनेस को इतने रुपए का लोन देना। इस तरीके से क्लियरली लिख के बता देता है कि तुम इतना लोन देना, तुम्हारे पास होगा तो दे देना, नहीं होगा तो मत देना, लेकिन इससे ज़्यादा तुम लोन नहीं दे सकते किसी भी बैंक के अंदर। तो ये क्या होता है, ये सबसे आसान तरीका होता है क्या करने का, क्रेडिट कंट्रोल करने का। तो इस तरीके से क्या करता है, आरबीआई क्रेडिट को कंट्रोल करता है। हमने इसके अंदर क्या देखा, हमने सबसे पहले देखा कि आरबीआई को क्रेडिट को कंट्रोल करना पड़ता है। इधर से देखो, इकोनॉमी के अंदर 2 चीज़ हो सकती है, इन्फ्लेशन हो सकता है या फिर डिफ्लेशन हो सकता है। क्या हो सकता है, इन्फ्लेशन या फिर डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन यानी कि पैसे ज़्यादा हो जाएंगे लोगों के पास, डिफ्लेशन यानी कि पैसे कम हो जाएंगे। अगर हम लोगों के पास पैसे कम कर देंगे इन्फ्लेशन की सिचुएशन में, इन्फ्लेशन सही हो जाएगा। डिफ्लेशन की सिचुएशन के में लोगों के पास पैसे ज़्यादा कर देंगे, डिफ्लेशन सही हो जाएगा। उसके कुछ मेथड्स होते हैं क्या करने के, लोगों के पास पैसा कम करने के, लोगों के पास पैसा ज़्यादा करने के। सबसे पहला मेथड हमारे पास आता है CRR, उसके बाद आता है SLR, उसके बाद आता है रेपो रेट, उसके बाद आता है रिवर्स रेपो रेट, फिर आता है बैंक रेट, उसके बाद आता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। इन सबको हमने क्या बोला, इन 6 के 6 को हमने क्या बोला, इनको हमने बोला क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट, क्वांटिटेटिव मेथड, जिसकी हेल्प से हम क्या करते थे, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल कर देते। इसके बाद हमारे पास आता है मार्जिन रिक्वायरमेंट, ये किसके अंदर आता है, क्वालिटेटिव। ये किसके अंदर आता है, क्वालिटेटिव के अंदर ये चीज़ आती है। ठीक है, क्वालिटेटिव के अंदर हम क्या करते हैं, क्वालिटेटिव के अंदर हम इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करते हैं। इस सबसे पहला क्या आता है, मार्जिन रिक्वायरमेंट, और लास्ट में हमने क्या पढ़ा, लास्ट में हमारे पास आता है रेशनिंग ऑफ क्रेडिट, यानी कि बैंक डायरेक्टली बता देता है, आरबीआई डायरेक्टली कमर्शियल बैंक को बता देता है कि इस बिजनेस को इतना लोन दे देना, इस बिजनेस को इतना लोन दे देना, इस बिजनेस को इतना लोन दे देना। तो इस तरीके से क्या होता है, क्रेडिट कंट्रोल होता है किसके अंदर, इकोनॉमी के अंदर। अभी आपको ना ये चीज़ें रटने नहीं जाना, बिल्कुल भी ये चीज़ें मत रटना, रटने से कुछ भी नहीं होने वाला। आप देखो कितनी गलत है यहाँ पे, सिर्फ आप ये चीज़ समझ के कर सकते हो। तो इसको अच्छे से समझना, नहीं समझ आया वीडियो को एक और बार देख लो, लेकिन अच्छे से समझ लो, और एक बार खुद से भी प्रैक्टिस करना। नोट्स आप डाउनलोड कर ही सकते हो टेलीग्राम से, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो अब इसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। सबसे पहले व्हाट इज रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट को एक्सप्लेन करना है, कर देंगे। इसके बाद क्वांटिटेटिव टूल्स हमको बताने हैं, आराम से बता देंगे। इसके बाद व्हाट डू यू मीन बाय ओपन मार्केट ऑपरेशन, एक्सप्लेन करना है, आराम से कर देंगे। इसके बाद रेपो रेट को एक्सप्लेन करना है, आराम से कर देंगे। मार्जिन रिक्वायरमेंट और ओपन मार्केट ऑपरेशन को डिफरेंस हमें बताना है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखेंगे,
फिर इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, आराम से एक्सप्लेन कर देंगे। उसके बाद रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के बीच में क्या डिफरेंस है लिख देंगे। पहले इसे की डेफिनेशन लिखेंगे, फिर इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। उसके बाद एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन का हमें मीनिंग एक्सप्लेन करना है। हाउ इज इट यूज टू रिड्यूस मनी सप्लाई। अगर हमें मनी सप्लाई कम करना है, यानी कि हमें डिफ्लेशन सही करना है, अगर हमें इन्फ्लेशन सही करना है, मनी सप्लाई को कम करना है, तो हम ओपन मार्केट ऑपरेशन की वजह से कैसे कर सकते हैं। हमने सब कुछ ऊपर पढ़ा है, आराम से लिख देंगे। इसके बाद डिफरेंस बताना है CRR और SLR में, आराम से बताते हैं, ऊपर पढ़ा है। इलेबोरेट हाउ डज अ सेंट्रल बैंक स्टेबलाइज मनी सप्लाई थ्रू बैंक रेट। बैंक रेट की हेल्प से कैसे करता है, आराम से हमने पढ़ा है, आराम से लिख देंगे। इसके बाद डिस्टिंग्विश बिटवीन क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव टूल्स। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव टूल्स के अंदर क्या क्या डिफरेंस होता है, उनके अंदर कौन सा आता है। अगर हम क्वांटिटेटिव के बारे में पढ़ेंगे तो हमारा क्या आता है, 6 पॉइंट हमारे अंदर आते थे और उसके अंदर हमारे केवल 2 पॉइंट आते थे। वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे लिख देंगे। इलेबोरेट एनी टू इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। कोई भी क्रेडिट कंट्रोल के 2 इंस्ट्रूमेंट हमें बताने हैं। हमने कितने पढ़े हैं, 8 पढ़े हैं, कोई से भी 2 हम बता देंगे जो भी हमें अच्छे से याद होंगे। एक्सप्लेन द रोल ऑफ स्टेटरी लिक्विडिटी रेशो, यानी कि SLR का हमें रोल बताना है। इंक्रीज मनी सप्लाई, अगर मनी सप्लाई हमें इंक्रीज करनी है। इंक्रीज कब करते हैं हम, जब डिफ्लेशन की सिचुएशन होती है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ SLR। SLR को इंक्रीज करने में उसका रोल एक्सप्लेन करना है। जो ऊपर वाला का आंसर था वो इसका आंसर है। 2 मेथड हमें बताने हैं जिससे कि RBI मनी को रेगुलेट करता है। 2 कोई से भी बता सकते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन आता है इंटरेस्टिंग। आदित्य बैंक हैज सम एक्स्ट्रा रिजर्व विथ इट व्हेन कैन नॉट बी गिव एज लोन। जो आदित्य था ना, उसके पास कुछ रिजर्व था, यानी कि उसके पास कुछ SLR था। रिजर्व कौन सा होता है, SLR बैंक अपने पास रिजर्व रखता है। तो उसके पास कुछ रिजर्व था जिसको कि वो लोन की फॉर्म में नहीं दे सकता था। SLR को लोन तो नहीं दे सकते ना, अब तो वो लोन की फॉर्म में उसे नहीं दे सकता था। हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। सबसे पहले आदित्य अगर व्हाट ऑप्शन डज इट बैंक हैज विद इट, यानी कि कौन सी चीज है वो जो कि बैंक अपने पास रखता है। हमने बता दिया SLR है जो कि बैंक अपने पास रखता है, यानी कि ये हुई क्या, पहले का आंसर। ठीक है। व्हाट इफ आदित्य फेस डेप्थ क्राइसिस, यानी कि आदित्य जो बैंक है उसका क्या हो रहा है, डेप्थ क्राइसिस फेस हो रहा है, उसको कॉन्टिन्यूसली लॉस हो रहा है। तो वो वहां पे क्या कर सकता है, वहां पे क्या हो सकता है ना, वहां पे वो RBI के पास जाएगा। आदित्य बैंक RBI के पास जाएगा और RBI से बोलेगा, RBI देखो मेरा जो SLR है ना वो 10% है। आपने जो बोला हुआ है SLR रखना है वो 10% रखना है, लेकिन RBI यार मेरे को ना हो रहा है बहुत ज़्यादा लॉस। तो एक काम करो, ये जो 10% है ना, यानी कि जो ये 100 रुपये अगर मेरे पास आते हैं तो उसमें से मैं 10 रुपये अपने पास रखता हूँ, 90 रुपये का लोन में दे देता हूँ, 90 रुपये का लोन में दे देता हूँ। लेकिन आप एक काम करो, ये है ना इसको नीचे कर दो, यानी कि कम कर दो। और कम करने की वजह से क्या होगा ना, मैं अगर 5% आप इसको कर दोगे तो ये जो 100 रुपये मेरे पास आते हैं इसमें से मैं 5 रुपये तो अपने पास रख लूंगा और 95 रुपीज़ किसको दे दूंगा, लोन की फॉर्म में दे दूंगा। अगर मैं 95 रुपीज़ लोन की फॉर्म में दे देता हूँ तो मुझे ये जो 5 रुपये एक्स्ट्रा मैंने लोन की फॉर्म में दिए हैं उसमें मुझे क्या मिल जाएगा, इंटरेस्ट मिल जाएगा। 5 रुपये एक्स्ट्रा, यानी कि पहले 90 देता था अब 95 देता है, तो उससे मुझे क्या मिल जाएगा, उससे मुझे एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिल जाएगा, जिससे कि जो मुझे लॉस हो रहा है वो सही हो जाएगा। उसके बाद RBI के ऊपर है। RBI बोल सकता है कि हाँ चलो मैं 5% कर देता हूँ। RBI बोल सकता है नहीं 5% नहीं होगा, तू कहीं का नेता है, ऐसे नहीं कर सकते हम। तो RBI के ऊपर है कि RBI करेगा या नहीं करेगा। RBI के पास पावर तो है करने की, लेकिन RBI उस टाइम पे करेगा नहीं करेगा बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। इकोनॉमी में क्या चल रहा है, आउट ऑफ वर्ल्ड क्या चल रहा है, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के अंदर क्या चल रहा है, USA क्या कर रहा है, रशिया क्या कर रहा है, यूरोप क्या कर रहा है, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। तो RBI यस भी बोल सकता है और नो भी बोल सकता है। तो ये सारी चीज़ हमें लिखनी पड़ेगी कि पहले तो आदित्य बैंक RBI के पास जाएगा, RBI से बोलेगा कि जो SLR है उसे कम कर दो। कम करने की वजह से क्या होगा, आदित्य ज़्यादा लोन दे पाएगा, ज़्यादा इंटरेस्ट कमा पाएगा। एंड में हम लिख देंगे कि RBI यस भी बोल सकता है और एंड में हम लिख देंगे कि RBI नो भी बोल सकता है। तो इस तरीके से इस वाले क्वेश्चन का आंसर भी हमारा हो जाएगा। अगर आप देखोगे ना तो क्वेश्चंस के आंसर करने में कोई भी बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर आपने ये सारी चीज़ें समझी हुई है, क्योंकि रट तो आप सकते ही नहीं हो, समझी हुई है तो आप आराम से क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हो। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा स्पेशल था, थोड़ा सा अलग था, तो इसको एक बार अच्छे से करके जाना एग्जाम से पहले।